वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे पहले अपन, और उसी के बाद अपन आज अपने मेन कॉन्सेप्ट ड्यूअल स्पेस की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को जानने के बाद ही अपन ड्यूअल स्पेस की कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से जान पाएंगे। और वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का कॉन्सेप्ट बेसिकली दो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। पहला है अपना वेक्टर स्पेस और दूसरा है अपना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और आप इस बड़ी सी डेफिनेशन को देखकर बिल्कुल मत डरना, इस डेफिनेशंस को मैं फटाफट सरल शब्दों आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले अपने को ये जानना है कि भैया वेक्टर स्पेस क्या है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। हालांकि मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं दोनों कॉन्सेप्ट, लेकिन फिर भी इस ड्यूअल स्पेस के कॉन्सेप्ट को जानने से पहले अपन एक बार हल्का सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट का, कि वेक्टर स्पेस क्या होता है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। यानी कि अपन एक बार पीछे बैकग्राउंड में चलते हैं दोस्त, और बैकग्राउंड में चलकर अपन सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं, क्या जानने की कोशिश करते हैं कि भैया वेक्टर स्पेस क्या होता है, वेक्टर स्पेस क्या होता है, प्लस अपन जानेंगे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। जी हाँ, हल्का सा छोटा सा क्विक रिवीजन करेंगे फटाफट से, और वापस फिर इसी कॉन्सेप्ट पर आएंगे, और इसी कॉन्सेप्ट को मैं सरल आसान भाषा में आपको समझा दूंगा कि भैया वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। मतलब पहले अपन चलते हैं एक बार पीछे और जाकर देखते हैं भैया वेक्टर स्पेस में हमने क्या पढ़ा था, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में अपन ने क्या पढ़ा था। फटाफट से एक बार बैकग्राउंड में चलते हैं। तो अपना जो कॉन्सेप्ट था दोस्त वेक्टर स्पेस, याद आ रहा है आपको? अपना जो कॉन्सेप्ट था वेक्टर स्पेस वो एक्चुअली एक नॉन एम्प्टी सेट V पर डिफाइंड था, जिसके साथ एक फील्ड काम करता था F। और ये नॉन एम्प्टी सेट V अपना वेक्टर स्पेस जब बनाता था तो अपने पास दो बेसिक बाइनरी ऑपरेशन रखता था, एक वेक्टर एडिशन और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन। बोले तो अगर हम एडिशन की बात करें दोस्त, तो एडिशन में ये क्या कॉन्सेप्ट होता था, एडिशन प्रॉपर्टी क्या कहती थी? एडिशन प्रॉपर्टी ये कहती थी इसके लिए कि अगर आपके पास कोई दो एलिमेंट्स U और V इस नॉन एम्प्टी सेट V से अगर आपके पास आ रहे हैं, दो एलिमेंट U और V इस नॉन एम्प्टी सेट V से आ रहे हैं, तो कहता ये था कि जो यूनिक एलिमेंट बनेगा U प्लस V, इन दोनों को ऐड करने पर जो यूनिक एलिमेंट बनेगा वो भी आपका इस सेट नॉन एम्प्टी सेट V में जाना चाहिए। ये था सिंपली एडिशन वाली प्रॉपर्टी। अगर हम बात करें दूसरी प्रॉपर्टी की जो ये नॉन एम्प्टी सेट अपने पास रखता था, वो थी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। वो क्या थी दोस्त? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जी हाँ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन थी इसके पास। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या कहती थी? वो ये कहती थी अगर आप इस फील्ड से कोई एक एलिमेंट A ले लेते हैं और एक एलिमेंट आप U ले लेते हैं इस नॉन एम्प्टी सेट V से, तो अपने पास एक यूनिक एलिमेंट बनता है AU, जो भी इस नॉन एम्प्टी सेट V में बिलोंग करेगा। तो ये दो बेसिक ऑपरेशंस थी अपने पास, एक एडिशन और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और इन्हीं दो बेसिक ऑपरेशंस पर ये नॉन एम्प्टी सेट कुछ प्रॉपर्टीज होल्ड करता था। 4 प्रॉपर्टीज एडिशन के केस में और 4 प्रॉपर्टीज स्केलर मल्टीप्लिकेशन के केस में। जब ये टोटल 8 प्रॉपर्टीज ये नॉन एम्प्टी सेट विद दिस फील्ड F होल्ड कर जाता है, तो वहां पर जो कॉन्सेप्ट जन्म लेता है वो है वेक्टर स्पेस, जिसको अपन लिखते हैं वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। इसको बोलते हैं वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। और ये 8 प्रॉपर्टीज क्या, एक बार फटाफट से देख लेते हैं क्या थी 8 प्रॉपर्टीज दोस्त। पहली थी कॉम्यूटेटिव। वो ये कहती है अगर दो एलिमेंट आपके पास नॉन एम्प्टी सेट V से आ रहे हैं तो U प्लस V दैट्स इक्वल टू V प्लस U। ये क्या थी अपनी कॉम्यूटेटिव। फटाफट से एक बार मैं ब्रैकेट में लिख दूं, आपको याद रह जाएगा। ये क्या थी अपनी कॉम्यूटेटिव थी दोस्त। फिर नेक्स्ट अपने पास थी दूसरी प्रॉपर्टी जो थी एसोसिएटिव। U प्लस V प्लस W दैट्स इक्वल टू U प्लस V और प्लस में W। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी दोस्त अपनी? ये थी अपनी एसोसिएटिव। समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट अपने पास आता है आइडेंटिटी एलिमेंट। वो क्या था? वो ये था दोस्त U प्लस 0। एक एलिमेंट है इस नॉन एम्प्टी सेट V का, तो U प्लस 0। अभी तो देखिए मैं इन U V को W को सब एलिमेंट्स ही बोल रहा हूं। जैसे ही मैं ये कह दूंगा कि 8 प्रॉपर्टीज होल्ड करने पर वेक्टर स्पेस बन जाएगा, तो ये एलिमेंट्स जो V से आ रहे हैं वो एक वेक्टर का काम करेंगे। इन एलिमेंट्स को वेक्टर कहा जाएगा दोस्त, करेक्ट?
तो जब एडिशन की बात कर रहे हैं तो u प्लस जीरो क्या होता है अपना, u होता है, दैट्स इक्वल टू जीरो प्लस u होता है, और यहां पर ये जीरो, ये वाली जो प्रॉपर्टी होल्ड करती है इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। और यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है दोस्त, अपना आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो होता है, समझ रहे हैं ना आप। तो ये अपनी आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी है, ये कौन सी है, आइडेंटिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास आती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। वो ये कहता है कि u में अगर आप नेगेटिव ऑफ u जोड़ेंगे दैट्स इक्वल टू जीरो ही आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ही आएगा, दैट्स इक्वल टू माइनस u और प्लस में u। और ये अपनी प्रॉपर्टी कौन सी है दोस्त, ये अपनी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स वाली प्रॉपर्टी। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और ये क्या है अपनी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आप समझ गए होंगे, करेक्ट। अब मैं बात करता हूं दोस्त एडिशन की, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में पहली प्रॉपर्टी आती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन इन वेक्टर। फिर उसके बाद आएगी स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन इन फील्ड, एक बार वेक्टर में एक बार फील्ड में। तो जब हम बात करें वेक्टर में तो एक तो एलिमेंट आएगा अपना फील्ड से और दो एलिमेंट आएंगे अपने कहां से, v से। तो ए यू प्लस वी दैट्स इक्वल टू ए यू, दैट्स इक्वल टू क्या होता है दोस्त, दैट्स इक्वल टू होता है ए यू प्लस ए वी। इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन इन वी, क्योंकि यहां पर दो एलिमेंट्स किसके आ रहे हैं, वी से आ रहे हैं। दूसरी अपने पास होती है ए प्लस बी, दो एलिमेंट फील्ड से आएंगे और एक यू एलिमेंट वी से आएगा। तो इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन इन एफ, फील्ड से आते हैं। तो ये क्या होता है, ए यू प्लस बी यू। समझ में आ रहा है, दो प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी अपनी होती है दोस्त, अगर अपने पास ए बी ऑफ यू लग रहा है इस प्रकार से ए बी मल्टीप्लिकेशन में, तो ए को बाहर कर देंगे दोस्त, ए बाहर हो जाएगा बी यू। नेक्स्ट अपनी चौथी प्रॉपर्टी आती है दोस्त कि 1 इंटू यू दैट्स इक्वल टू यू दैट्स इक्वल टू यू इंटू 1। ये 1 कुछ और नहीं, एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। टोटल 8 प्रॉपर्टीज होल्ड करता है जब ये नॉन एम्प्टी सेट इस फील्ड एफ के साथ with two binary operations, together with these two binary operation addition and scalar multiplications, इन following properties को hold करता है, तब जाकर ये नॉन एम्प्टी सेट V अपना कहलाता है वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। क्या कहलाता है दोस्त, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। और इस जो लाइन मैंने आपको लिखी है वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, उसको लिखने का तरीका ये है मेरे दोस्त, इसको बोलते हैं वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। उम्मीद करता हूँ आप फटाफट से क्विक रिवीजन कर चुके हैं कि वेक्टर स्पेस अपना क्या होता है फील्ड एफ के लिए। अब अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और फटाफट से एक बार लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी जान लेते हैं, और फिर अपन जो अपना कॉन्सेप्ट है वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन उसकी तरफ चलेंगे। तो दोस्त अपना जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है अपना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। फटाफट से एक बार इसका भी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, तो जब भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात आए ना दोस्त, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जब भी बात आए तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि भैया मैपिंग, हाँ मैपिंग, मैपिंग बोले तो एक फंक्शन, मैपिंग बोले तो एक फंक्शन। जी हाँ, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली कुछ और नहीं, एक मैपिंग होती है, एक फंक्शन होता है। अब फंक्शन है, मैपिंग है, तो कहीं दो नॉन एम्प्टी सेट के बीच में काम होगा, दो नॉन एम्प्टी सेट का मैपिंग होगा, बोले तो कनेक्शन बनेगा। और वो दो नॉन एम्प्टी सेट कहाँ से लाएंगे, वो वेक्टर स्पेस जो अभी पीछे पड़ा है, ये वेक्टर स्पेस अपने को एक मैपिंग बनाकर देंगे, एक फंक्शन बनाकर देंगे, जिसको अपन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलने वाले हैं। लेकिन ऐसे ही किसी भी मैपिंग को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बोल देंगे, कुछ बेसिक दो प्रॉपर्टी एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करनी चाहिए दोस्त। तो कहने का मतलब अपने पास जब दो वेक्टर स्पेस है, सपोज करो अपने पास एक वेक्टर स्पेस U है और एक वेक्टर स्पेस V है, जब ये दोनों वेक्टर स्पेस मिलकर एक मैपिंग बनाते हैं, सपोज करो यहां पर मैं T एक मैपिंग के लिए डिनोट कर रहा हूं, जैसे अपन F एक फंक्शन बनाते हैं x से y,
ए टू बी, इस प्रकार से। यहाँ पर मैपिंग को मैं टी से डिनोट कर रहा हूँ, जो दो वेक्टर स्पेस यू से वी की तरफ मैप्ड है। बोले तो टी इज ए फंक्शन, ए मैपिंग फ्रॉम वेक्टर स्पेस यू टू वेक्टर स्पेस वी, करेक्ट। अब ये जो मैपिंग है ना दोस्त, ये मैपिंग ही अपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में बनेगी, लेकिन कब बनेगी? जब दो बेसिक प्रॉपर्टीज एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करेगी। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये होल्ड करेगी दोस्त कि अगर टी के ऊपर अगर आपने दो एलिमेंट यू और वी ले लिए, यू और वी दो एलिमेंट कहाँ से आएंगे? इस यू से आएंगे। एलिमेंट कहाँ से आएंगे? बोले तो डोमेन से आएंगे। ये अपना डोमेन, ये कोडोमेन, करेक्ट। तो टी यू प्लस वी इस प्रकार से बनेगी अपनी मैपिंग। किस प्रकार से? टी यू प्लस टी वी, इसको बोलते हैं एडिशन प्रॉपर्टी, एडिशन वाली प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, दूसरी साथ के साथ मैं कुछ इस प्रकार से लिखूंगा, टी ऑफ ए यू दैट्स इक्वल टू, ए को बाहर निकालेंगे, दैट्स इक्वल टू ए इंटू टी ऑफ यू। मतलब ए अपना बाहर आ जाएगा, तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी है, कुछ इस प्रकार से ए इंटू टी ऑफ यू। बोले तो टी ऑफ ए यू है, तो इस स्केलर को अपन बाहर निकालेंगे, ए ऑफ ए इंटू टी ऑफ यू। और यहां पर बता के चलेंगे कि अपना ए कहां से आया दोस्त? ए अपना आया है फील्ड से। और अपना यू कहां से आया दोस्त? यू से आया है। और यहां से अपने यू और वी कहां से आए थे? यू और वी अपने आए थे यू से। बोले तो यू और वी जो भी वेक्टर्स होंगे वो उस डोमेन से आएंगे। और अगर आप देख पाए थोड़ा सा, ये टी यू क्या चीज है, ये टी यू टी वी क्या है, वो आएंगे इस कोडोमेन से। मतलब कि इस वी में टी यू टाइप के एलिमेंट होंगे, टी ऑफ वी टाइप के एलिमेंट होंगे। अगर इसमें यू वी टाइप के एलिमेंट है तो इसमें टी यू टी वी टाइप का एलिमेंट है। तो ओवरऑल अगर हम समझें तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज है? जब अपने पास कोई दो वेक्टर स्पेस यू और वी होते हैं तो उनके बीच में एक मैपिंग होती है, और वो मैपिंग इन दो प्रोपर्टीज को होल्ड करती है, एडिशन के रेस्पेक्ट में और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में। तो जब भी कोई मैपिंग दो वेक्टर स्पेस के अंदर इन दो प्रोपर्टीज को होल्ड करता है, तब जाकर वो मैपिंग जो दो वेक्टर स्पेस के बीच बनी है उसको बोलते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। उसको क्या बोलते हैं दोस्त? उसको बोलते हैं, उस मैपिंग को क्या बोलते हैं? उस मैपिंग को बोलते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसमें एक छोटी सी बात और मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा, जो इसको नेक्स्ट मैं जो ड्यूल स्पेस का कॉन्सेप्ट आज पढ़ने वाला है इंपॉर्टेंट, उसमें मैं इस्तेमाल करूंगा। सपोज करो अगर मेरे पास ये वेक्टर स्पेस यू और वी के बीच में एक मैपिंग है टी, जिसको मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नाम दिया है, और इस वी के जगह पर इस वी को मैं रिप्लेस कर दूं, वी को मैं हटाकर वी की जगह पर मैं लिख दूं फील्ड एफ। इस वी की जगह पर मैं एक फील्ड एफ इस्तेमाल कर लूं, तो जब मेरी एक मैपिंग बनेगी टी यू से एफ, एक मैपिंग जब बनेगी टी यू से एफ, बोले तो वेक्टर स्पेस यू से फील्ड एफ की तरफ। अभी तो यहां पर क्या था? यू से वी, दोनों ही के दोनों क्या थे? अपने दोनों के दोनों अपने वेक्टर स्पेस थे। जब मैं इस वी की जगह पर फील्ड ले लूंगा एफ, तब जाकर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो बनने वाली है उसको बोलते हैं दोस्त लीनियर फंक्शनल। क्या बोलते हैं? लीनियर फंक्शनल, इसको बोलते हैं लीनियर फंक्शनल। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस लीनियर फंक्शनल के कॉन्सेप्ट के बेस पर ही अपना आगे जाकर ड्यूल स्पेस का कॉन्सेप्ट जन्म लेने वाला है। और एक छोटी सी बात और मैं इसमें ऐड करके चलता हूं, जब कोई मैपिंग टी यू से वी है, सपोज करो दोनों वेक्टर स्पेस सेम हो जाएं, दोनों एक ही हो, यू से यू हो, वी से वी हो, सपोज करो टी यू से यू बना ले अपन, यू से यू दोनों सेम हो, तो इसको क्या बोलते हैं दोस्त? इसको बोलते हैं लीनियर ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको? लीनियर ऑपरेटर। तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं मैं आपको यहाँ पर बता के चल रहा हूँ जो आगे काम आएंगी आपके, है ना। तो बेसिकली अपन ने अभी क्या जाना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, फिर अपन ने जाना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एक पर्टिकुलर केस जब यू से एफ यानी कि फील्ड की तरफ बन जाए, तो वहाँ पर अपन को बोलते हैं लीनियर फंक्शनल। इस ट्रांसफॉर्मेशन को बोलते हैं लीनियर फंक्शनल। और जब यू से यू होता है, बोले तो सेम टू सेम होता है, वी से वी, डब्ल्यू से डब्ल्यू, यू से यू, तो उस केस में उसको बोला जाता है लीनियर ऑपरेटर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी कहानी क्लियर है। तो ये था आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और ये था दोस्त आपका वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस का क्विक रिवीजन कर लिया अपन ने, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्विक रिवीजन कर लिया, और अब अपन बढ़ते हैं आज का जो कॉन्सेप्ट है अपना, पहला जो कॉन्सेप्ट है अपना, वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब कि आप ये कह रहे थे ना कि सर बहुत बड़ी डेफिनेशन है। अब देखो मैं सरल शब्दों में,
बोले तो आप इस डेफिनेशन को, जिसको आप कह रहे थे सर बहुत बड़ी डेफिनेशन है ना, इस डेफिनेशन को मैं पहले वेक्टर स्पेस समझाकर, फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन समझाकर, लीनियर फंक्शनल समझाकर, अब मैं इसको स्टार्ट करने वाला हूं और ये बहुत आसान हो जाएगा आपका वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्त अपन अभी पढ़कर आए हैं कि जब अपने पास एक वेक्टर स्पेस U है, एक वेक्टर स्पेस V है, तो U से V जो मैपिंग होती है, दो ऑपरेशन इस्तेमाल करते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, उन प्रॉपर्टीज को होल्ड करके एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना लेते हैं। तो जैसे अपन सपोज करो अपने पास एक U है और एक V है, इन U और V पर मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन बनाई, सपोज करते हैं एक मैंने बनाई T1, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाई मैंने U से V T1। इसी प्रकार मैं एक T2 बना लेता हूँ U से V। इसी प्रकार मैं T3 एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना लेता हूँ U से V। इसी प्रकार वो बहुत सारी मैं वेल डिफाइंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना सकता हूँ फॉर द वेक्टर स्पेस U से V, और दोनों के दोनों सेम फील्ड F पर काम करते हैं। तो इस प्रकार से जब मैंने T1 बनाया, T2 बनाया, T3 बनाया, तो बहुत सारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वेल डिफाइंड में कर सकता हूँ। तो इन सभी ट्रांसफॉर्मेशन, सभी इन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एक कलेक्शन बनाएंगे, एक सेट बनाएंगे। तो जो सभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सपोज करो मैंने T1, T2, T3 इस प्रकार से ले लिया, तो जो ये कलेक्शन बनाएंगे, सपोज करो इसमें 10 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है, तो जो कलेक्शन बनाया 10 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, ये कलेक्शन क्या है अपना वेक्टर स्पेस, एक वेक्टर स्पेस का जन्म देगा। और ये कैसे वेक्टर स्पेस बनाता है वही बताने वाला हूं। ये जो कलेक्शन बनता है ये दो बाइनरी ऑपरेशंस एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है। वही मैंने बोला कि ये कलेक्शन वेक्टर स्पेस बनाता है। तो वेक्टर स्पेस बनाने के लिए पीछे पढ़ा है अपन ने, क्या पढ़ा है, ये 8 प्रॉपर्टीज होल्ड करता है। तो कहने का मतलब मैं ये समझाना चाहता हूं जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है T, उसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की तरह इन्हीं दो वेक्टर स्पेस के ऊपर जब मैं बहुत सारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना लूंगा, तो जो कलेक्शन बनाऊंगा, एक सेट बनाऊंगा, क्या ये सेट पीछे जो अपन ने वेक्टर स्पेस बनाया था नॉन एम्प्टी सेट V के लिए, तो क्या ये जो सेट है वो वेक्टर स्पेस बना सकता है? मैं कह रहा हूं बिल्कुल बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। और ये भी दो बाइनरी ऑपरेशन इस्तेमाल करेगा, एक एडिशन और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और उसके बेस पर ये वेक्टर स्पेस बनाएगा। तो कहने का मतलब ये है जो U और V वेक्टर स्पेस है, उस वेक्टर स्पेस V के लिए जितने भी पॉसिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उन सबको इकट्ठा करके एक सेट बना लो। और ये सेट दो बाइनरी ऑपरेशंस, बोले तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में एक वेक्टर स्पेस बनाएगा। फिलहाल मैं वो दो बाइनरी ऑपरेशंस क्या है वो उनको याद दिला दूं। सपोज करो अपने पास इस प्रकार का कोई कलेक्शन आता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, तो जो दो अपने पास T1, T2 दो एलिमेंट्स अपन यहां से लेते हैं, इस कलेक्शन से लेते हैं, दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं, तो उसके लिए एडिशन प्रॉपर्टी कैसे काम करेगी, T1 प्लस T2, इस पर अपन जब U ऑपरेट करेंगे, U एक एलिमेंट कहां से आएगा, वेक्टर स्पेस U से आएगा, तो T1 प्लस T2 U दैट्स इक्वल टू T1 U और प्लस में T2 U। तो मतलब इन दो, कोई भी दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यहां से उठाएंगे, इस कलेक्शन से उठाएंगे, तो उसमें एडिशन वाला काम कुछ इस प्रकार से होगा। बात करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन को किस प्रकार से होगा। अगर कोई ए एलिमेंट में फील्ड से ले लेता हूं तो अपने पास एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला काम कुछ इस प्रकार से होगा। ए ऑफ टी ऑफ, सपोज को मैंने T1 लिया हुआ है, यहां पर मैं T ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए, या चलो T1 ले लेता हूं, ए ऑफ T1 ऑफ U दैट्स इक्वल टू, अपन यहां से ए को बाहर निकालेंगे, T1 ऑफ U, कुछ इस प्रकार से बनेगा। कहने का मतलब ये है कि इस कलेक्शन जो आपने बनाई है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का, ये दो एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस को जब बनाएगा, उनको यूज करेगा, तो एडिशन वाला काम कुछ इस प्रकार से होगा, T1 प्लस T2 दैट्स इक्वल टू T1 U प्लस T2 U। और A-T1 ऑफ U, ये A-T1 क्या है, ये भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है दोस्त। कैसे, सपोज करो अपने पास T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है U से V, तो और A कोई मैं फील्ड से एलिमेंट ले लूं, तो जो AT है ना, ये भी एक मैपिंग ही है, ये भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। किस प्रकार से, U से V, और डिफाइंड कैसे होती है दोस्त, ये इस प्रकार से डिफाइंड होती है, AT ऑफ U जब अप्लाई करेंगे तो A बाहर चला जाएगा और T ऑफ U हो जाता है। ये वाली जो लीनियर मैपिंग है, ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो इस प्रकार से डिफाइंड होती है। देखो मैंने वैसे इस्तेमाल किया यहां पर भी, है ना, मैंने यहां पर T1 एक एलिमेंट यहां से उठाया, तो A-T1 U दैट्स इक्वल टू A बाहर रखेंगे T1 ऑफ U, मतलब A इसके मल्टीप्लिकेशन में। तो कहने का मतलब ये है वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है दोस्त,
किन्हीं दो वेक्टर स्पेस u और v सेम फील्ड f के लिए दो बेसिक ऑपरेशंस एडिशन और मल्टीप्लिकेशंस के लिए जो ये दो प्रॉपर्टीज होल्ड कर लेता है, कौन? ये कलेक्शन। ये कलेक्शन क्या है? सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस फॉर द वेक्टर स्पेस u एंड v। किन्हीं दो वेक्टर स्पेस u और v के लिए जितनी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है उनसे कलेक्शन बनाएंगे, एक सेट बनाएंगे। उन सेट पर दो बेसिक ऑपरेशन एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जो इस प्रकार से एडिशन डिफाइंड होगी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस प्रकार से डिफाइंड होगी, इन दोनों प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। तो ये जो कलेक्शन बनाया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का दोस्त, ये भी वेक्टर स्पेस होता है, ये भी वेक्टर स्पेस होता है, और इसी को कहा जाता है वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अभी मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, अब देखो उस डेफिनेशन पे चलेंगे ना, सारा काम आसान हो जाएगा। आइए, तो मैंने पीछे की सारी कहानी, मतलब इस डेफिनेशन को समझने के लिए पहले मैंने आपको वेक्टर स्पेस समझाया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन समझाया, वेक्टर स्पेस समझाया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन समझाया, फिर मैंने बताया वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए ये जो कॉन्सेप्ट अपना है ना, ये बिल्कुल तुरंत मक्खन की तरह आसान हो जाएगा। देखिए मैं इस कॉन्सेप्ट पर फिर से आता हूं। कहता है u और v दो वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड f है। अब आप कहोगे सर जी यहां पर ये L ऑफ u v क्या है? अरे भैया मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, u और v दो वेक्टर स्पेस है सेम फील्ड f के लिए। तो मैंने जो ट्रांसफॉर्मेशन बनाई है t1 u से v, इसी प्रकार सपोज को मैंने t2 बना लिया u से v, मैंने t3 बना लिया u से v। तो जब इन सब का कलेक्शन करूंगा तो उसको कुछ नाम तो दूंगा भाई, एक कलेक्शन बनेगा, एक सेट बनेगा, उसको मैं नाम करूंगा, डिनोट करूंगा, वो मैं यू इस तरीके से करूंगा u से v। तो बोले तो भी मैं सपोज करो मैंने 3 बना लेता हूं मैं, तो इस कलेक्शन में 3 आएगा, t1, t2, t3। तो इन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो कलेक्शन है, जो सेट है, उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। और ये जो सेट है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, यही वेक्टर स्पेस होता है विद टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, जो किस प्रकार से होगी, जो पीछे बताया उस प्रकार से होगी, और यहां पर भी मैंने डिफाइन कर रखा है। तो कहने का मतलब दोस्त अपना कहानी ये है, अगर u और v कोई दो वेक्टर स्पेस है ओवर द सेम फील्ड f, तो वहां पर जो एक कलेक्शन है L U V बोले तो डिनोट द सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एक सेट बोले तो एक कलेक्शन u से v के लिए, देन L U से V फॉर्म्स ए वेक्टर स्पेस, एक वेक्टर स्पेस बनाता है ओवर द फील्ड f के लिए बनाता है, अंडर द एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एडिशन किस प्रकार से होगी? इस प्रकार से होगी दोस्त, t1 प्लस t2u दैट्स इक्वल टू t1u प्लस t2u, वही है जो पीछे मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट, ये तो होगी एडिशन वाली। स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली कैसे है? a ऑफ t1u दैट्स इक्वल टू a बाहर हो जाएगा t1u, और वे u कहां से आ रहा है? u से आ रहा है, a फील्ड से आ रहा है। t1 t2 क्या है? दो एलिमेंट है इस कलेक्शन के। अब आप कह रहे होगे सर चलो ठीक है ये कलेक्शन है, एक वेक्टर स्पेस बनाएगा इन दो बाइनरी ऑपरेशन के साथ, लेकिन आपने तो कहा था कि वेक्टर स्पेस बनाने के लिए 8 प्रॉपर्टीज होती हैं। आपने तो कहा था सर ये 8 प्रॉपर्टीज होती हैं, आपने तो यहाँ पर ये बताया ही नहीं कि ये वो 8 प्रॉपर्टीज इस पर कैसे काम करेगी। तो एक बार हल्का सा मैं दिखा और देता हूँ आपको कि ये दोनों एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी जो कलेक्शन बनाएगा अपना वेक्टर स्पेस, वो किस प्रकार से बनेगा। एज इट इज इसी प्रकार की 8 प्रॉपर्टीज बनाएगा। और कहो तो मैं आपको यहां पर हल्का सा एक बार बनाकर दिखा देता हूं किस प्रकार से बनाएगा। देखिए पहले अपन कह रहे हैं भाई ये L U V ये जो कलेक्शन है ये वेक्टर स्पेस है, अपन कह रहे हैं ये वेक्टर स्पेस है। हाँ सर जी आपने कहा वेक्टर स्पेस है, तो आप क्या इस प्रकार से 8 प्रॉपर्टीज दिखा सकते हैं? क्या इसमें वो 8 प्रॉपर्टीज होंगी? बिल्कुल होंगी। अगर आपने इसको वेक्टर स्पेस कहा तो होनी चाहिए सर जी, होंगी। देखो बिल्कुल होगी। पहली t1 t2, मान लीजिए इस कलेक्शन से दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अपन ले लेते हैं, एक t1 एक t2, तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है लीनियर अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें अपन दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को ऐड करना सीखते हैं, दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का अपन मल्टीप्लीकेशन करना सीखते हैं। तो कुछ चीजें अपन पीछे की सीखी हुई है उनको अपन यूज करेंगे, बार बार सारा पीछे का पढ़ा हुआ नहीं पढ़ेंगे, उनका यूज करेंगे। तो जब t1 प्लस t2 ऐड करेंगे तो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, एडिशन ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसी प्रकार से t1 t2 करेंगे तो t2 t1 और t1 प्लस t2 और t2 प्लस t1 दोनों बराबर होंगे दोस्त, और इसी को बोलते हैं कॉम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी। याद आ रहा है? इसी प्रकार दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बजाय अगर अपन 3 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले ले तो वहां पर एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन एडिशन भी काम कर जाएगी। इस प्रकार से t1 प्लस में t2 प्लस t3 अपन कर दें
तो वो अपना हो जाएगा T1 प्लस T2 और प्लस में T3। ये एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी हो जाएगी। ये कौन सी हो जाएगी दोस्त? एसोसिएटिव वाली। अगर मैं इसी प्रकार से एक T1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में एक जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको O से डिनोट करते हैं, जिसको जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, यहां पर ये O है, जीरो एलिमेंट, जीरो वेक्टर नहीं है, जीरो एलिमेंट नहीं है, O है ये। और इसको अपन किस प्रकार से लिखते हैं? T1 प्लस O दैट्स इक्वल टू T1 दैट्स इक्वल टू O प्लस में T1। ये आइडेंटिटी वाला काम होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी वाला काम होगा। यहाँ पर ये जीरो ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं आइडेंटिटी का फॉर्म में काम कर रहा है। नंबर 4 की बात करें, T1 में अगर मैं नेगेटिव ऑफ T1, नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या है? T1 क्या है? माइनस T1 क्या है? नेगेटिव ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T1। तो इसको हम ऐड करेंगे, दैट्स इक्वल टू जीरो। बोले तो नल ट्रांसफॉर्मेशन, बोले तो जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, दैट्स इक्वल टू माइनस T1 और प्लस में T1। तो ये होगी अपनी एडिशन में कॉमोडिटी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी। और ये इनवर्स वाली बात है। ये कौन सी बात है? इनवर्स वाली प्रॉपर्टी है एक तरीके से। ये एडिटिव इनवर्स है इसका। अब हम बात करते हैं, हम ये तो होगी एडिशन के रेस्पेक्ट में। मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में बात करें दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन रेस्पेक्ट में क्या होगा? अगर मैं A के साथ लेता हूं कि T1 प्लस में T2 दैट्स इक्वल टू मेरा हो जाएगा AT1 प्लस में AT2। करेक्ट। अभी ये सारी चीजें मैं प्रूव करके नहीं दिखाऊंगा, ये इसके बराबर कैसे होता है, ये इसके बराबर कैसे होता है, लेफ्ट बराबर राइट कैसे होता है। ये सब सिंपल एल्जेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। दो ट्रांसफॉर्मेशन को ऐड करना, नेगेटिव करना, हाँ सब अपन सीखे हुए हैं। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली बातें हैं। तो A प्लस T1 T2, A इंटू T1 प्लस T2 क्या हो जाएगा? AT1 प्लस AT2। दूसरा, अगर दो ले ले स्केलर से, A प्लस BT1 दैट्स इक्वल टू हो जाएगा AT1 प्लस में BT1। समझ पा रहे हैं? AT1 प्लस में BT1। अगर हम तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें, अगर अपन ले ले AB ऑफ T1 दैट्स इक्वल टू हो जाएगा, A को बाहर रखेंगे, B ऑफ T1। और चौथी की अगर बात करें तो 1 इंटू T1 दैट्स इक्वल टू T1, 1 इंटू T1 दैट्स इक्वल टू T1। तो कहीं ना कहीं 4 एडिशन में और 4 स्केलर मल्टीप्लिकेशन में ये जो सेट है विद 2 बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करेगा। दैट्स व्हाई दिस कलेक्शन फॉर्म ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। फील्ड F के लिए एक वेक्टर स्पेस बनाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ रही है कि अपन ने किस प्रकार से कहा कि ये जो कलेक्शन है ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद दिस 2 बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर स्पेस बनाता है। तो यहीं पर अपना ये वेक्टर स्पेस वाला कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला फिनिश होता है। और इसी के बाद अपन अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो अपना है उसकी तरफ चलते हैं दोस्त, ड्यूअल स्पेस। कौन सा कॉन्सेप्ट है अपना? और आज का जो मेन कॉन्सेप्ट है ड्यूअल स्पेस, उसकी तरफ चलते हैं। करेक्ट। और ड्यूअल स्पेस के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मैं जो पीछे अभी जस्ट इसी क्लास में एक बात मैंने आपको बताई थी, अगर T कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है U से V, तो मैंने ये बोला था अगर मैं V की जगह पर F ले लूँ, एक फील्ड ले लूँ, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है U से F, इसको कहते हैं लीनियर फंक्शनल। क्या कहते हैं दोस्त? लीनियर फंक्शनल। लीनियर फंक्शनल। तो जिस प्रकार मैंने पीछे पढ़ा है, आपको पढ़ाया है कि TU से V फील्ड है, TU से V एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और V की जगह पर फील्ड F ले ले तो लीनियर फंक्शनल बन जाता है। तो पीछे मैंने आपको बताया था कि T1 T2 T3 कुछ इस प्रकार से। अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं T1 T2 T3 दिखाने के लिए। अब मैं एक काम करता हूं, जब मुझे लीनियर फंक्शनल पर काम करना है तो क्यों ना मैं F1 F2 F3 ले लूं। देखिए डेफिनेशन में बाद में आऊंगा, पहले मैं थोड़ा बेस बता रहा हूं आपको। सपोज करो मैंने F1 एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अब मैं T1 T2 T3 नहीं लिखने वाला, क्योंकि वो तो मैं कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोल चुका हूं। अब मैं एक नया कॉन्सेप्ट डिफाइन करने जा रहा हूं, ड्यूअल स्पेस। और उस ड्यूअल स्पेस के कॉन्सेप्ट के लिए मुझे चाहिए लीनियर फंक्शनल। बोले तो ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो लीनियर फंक्शनल है, जो फील्ड के लिए काम कर रही है, यू से फील्ड के लिए, यू से एफ के लिए काम कर रही है। तो मैं अगर F1 बना लूं U से F, चलो मैं एक काम करता हूं, इस डेफिनेशन में मैंने V इस्तेमाल कर रखा है तो मैं यहां पर V ले लेता हूं। वो कोई जरूरी वाली बात नहीं, आप U से भी ले सकते हैं, V से भी ले सकते हैं, है ना। आप U से भी ले सकते हैं, V से भी ले सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर V स्टार दिखाया तो हम फिर उसके लिए U स्टार दिखा देंगे, बस फर्क इतना ही है। तो मैं कहता हूं
मेरे पास V एक वेक्टर स्पेस है और F कोई फील्ड है, तो उसके लिए T V से F जो बनेगा वो एक लीनियर फंक्शनल रहेगा। अब मैं लीनियर फंक्शनल पे इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि मैं डुअल स्पेस डिफाइन करने जा रहा हूँ दोस्त। तो मैं एक काम करता हूँ, सपोज करता मैं F1 एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है V से F, सिमिलरली F2 एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है V से F, ऐसे करते 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 और बहुत सारे मैं लीनियर, सपोज करो F10 एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है V से F। तो जिस प्रकार मैंने पीछे कॉन्सेप्ट बताया है वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें दो वेक्टर स्पेस वाले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन काम करते थे। अब लीनियर फंक्शनल क्या होता है, एक वेक्टर स्पेस और एक फील्ड। तो ये सारी जितनी भी लीनियर फंक्शनल बनेंगी, इन कलेक्शन ऑफ ऑल दीज लीनियर फंक्शनल फॉर द वेक्टर स्पेस V और द फील्ड F इज नोन एज ड्यूअल स्पेस। ये भी एक वेक्टर स्पेस ही बनाता है। बोले तो इन सभी लीनियर फंक्शनल का जो कलेक्शन बनाएंगे, सपोज करो मैंने बनाया F1, मैंने बनाया F2, ऐसे करते करते मैंने F10 तक 10 लीनियर फंक्शनल का कलेक्शन बना लिया। तो इसको मैं डिनोट कर देता हूं V स्टार से। तो जो ये कलेक्शन बना है ऑल लीनियर फंक्शनल ऑन द वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड F, ये V स्टार ही अपना कहलाता है दोस्त। क्या कहलाता है? ये अपना कहलाता है वेक्टर ड्यूअल स्पेस। ये एक वेक्टर स्पेस होता है और इसको बोलते हैं ड्यूअल स्पेस, एंड इट इज ऑल्सो ए वेक्टर स्पेस। ये भी एक वेक्टर स्पेस होता है। अब आपको डेफिनेशन तुरंत समझ में आ जाएगी। कलेक्शन ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द वेक्टर स्पेस U and V इज नोन एज वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस जो वेक्टर स्पेस V से F के लिए है, जिसको अपन बोलते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल। क्योंकि जब लीनियर फंक्शनल का कलेक्शन बनाते हैं तो वो लीनियर फंक्शनल का जो कलेक्शन होता है वो भी एक वेक्टर स्पेस ही होता है। आप कहोगे सर जी वेक्टर स्पेस कैसे है? अरे अभी तो पीछे बताया मैंने, जब मैंने इसके लिए प्रॉपर्टीज बताई है। सपोज करो मैं यहां पर इस U की जगह पर F ले लूं और इस V की जगह पर F ले लूं और इस U को मैं V दिखाऊं, तो ये VF क्या चीज है भाई? मैंने इस वेक्टर स्पेस U की जगह वेक्टर स्पेस V ले लिया और इस V की जगह पर मैंने F ले लिया। तो ये मेरा VF क्या है? ये क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल। ये क्या है? कलेक्शन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन U to V। दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन V to F। लेकिन जब ये V to F है, V to फील्ड के लिए है, तो इसको लीनियर फंक्शन का कलेक्शन बोलेंगे। समझ रहे हैं ना? तो कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल ऑन V टू द फील्ड F, ये है ड्यूअल स्पेस। ये है अपना ड्यूअल स्पेस। बोले तो इसको अपन V स्टार कहते हैं। V स्टार कुछ और नहीं, यही है, यही है V स्टार। तो अक्सर किताबों में आप डेफिनेशन देखते हैं तो आपको V स्टार मिलता है। तो V स्टार को दोस्त अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? कलेक्शन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन U to V। दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन V to F। लेकिन ये फील्ड की तरफ है तो ये कलेक्शन फंक्शनल का, लीनियर फंक्शनल का कलेक्शन हो गया। क्योंकि ये क्या है? क्योंकि अगर अपने पास सपोज करो F1 है V से F, तो एक लीनियर फंक्शनल है। तो इस प्रकार जितने भी लीनियर फंक्शन का कलेक्शन है वो ये है, और इसको ड्यूअल स्पेस बोलते हैं और इसको V स्टार से डिनोट करते हैं। तो V स्टार कुछ और नहीं दोस्त, ये ही है। जब V को मैं फील्ड ले लूं, मतलब इस वाले को मैं फील्ड ले लूं, इस वाले को मैं वेक्टर स्पेस ले लूं, तो ये सब क्या है? एक अपना ड्यूअल स्पेस है। उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट को पकड़ पाए हैं। अब डेफिनेशन बहुत आसान हो चुकी है। देखो अपनी डेफिनेशन अब आसान हो चुकी है दोस्त। क्या डेफिनेशन है अपनी? देखिए डेफिनेशन क्या है। कहता है लेट V बी ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, देन द सेट V स्टार बनाया आपने। और V स्टार क्या है? ऑल लीनियर फंक्शनल ऑन V। ऑन V बोला अपने। अब पहले तो अपन U to V बोलते थे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के केस में, लेकिन अब एक ही वेक्टर स्पेस इस्तेमाल हो रहा है तो अपन सीधा बोल देंगे ऑल लीनियर फंक्शनल ऑन V। तो मतलब वहां पर फील्ड है, बाकी एक ही वेक्टर स्पेस V है। इज ऑल्सो वेक्टर स्पेस, ये एक खुद एक वेक्टर स्पेस होता है। अब इसको मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि ये वेक्टर स्पेस क्यों है। क्यों? क्योंकि पीछे मैं बताकर लाया हूं LU to V, ये कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज नोन एज वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक वेक्टर स्पेस है, मैं पीछे बता चुका हूं, प्रॉपर्टीज 8 वहां पर एक्सप्लेन कर चुका हूं।
बस मैंने सिंपली क्या किया है, मैंने सिंपली क्या किया है, एक कलेक्शन बनाया है ऑल लीनियर फंक्शनल्स का ऑन द वेक्टर स्पेस वी ओवर द फील्ड एफ। बस जिस प्रकार ये एक वेक्टर स्पेस था उन 8 प्रॉपर्टीज को होल्ड करता था, ठीक इसी प्रकार ये भी तो एक वेक्टर स्पेस बनेगा। क्यों बनेगा, मुझे इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीछे जो 8 प्रॉपर्टीज इसके लिए काम कर रही थी एज इट इज वो 8 प्रॉपर्टीज इसके लिए भी काम करेगी। फर्क क्या, यहां पर मैंने u और v लिया था, यहां पर मैंने v और f ले लिया, मतलब मैंने रिप्लेस कर दिया, v को हटाकर f लगा दिया, u को हटाकर v लगा दिया। इसके जहां मैंने वेक्टर स्पेस ये इस्तेमाल कर लिया, उस वेक्टर स्पेस जो मैंने f इस्तेमाल कर लिया। तो जिस प्रकार ये एक वेक्टर स्पेस था 8 प्रॉपर्टीज को होल्ड करता था, सिमिलरली ये भी एक वेक्टर स्पेस है 8 प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। बस इसको इस प्रकार से मैंने डिनोट कर दिया v स्टार से। v स्टार बोले तो कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल ऑन v, और इसी को तो यही बोलते हैं दिस इज आल्सो द कलेक्शन ऑफ लीनियर फंक्शनल। तो ये अपना ड्यूअल स्पेस कहलाता है। उम्मीद करता हूं ये आल्सो वेक्टर स्पेस कैसे है, तो एक एक पॉइंट पीछे से जो क्लियर करके लाया हूं वेक्टर स्पेस कैसे बनता है, वो चीज़ें यहाँ तुरंत अप्लाई हो जाएगी। तो ये डेफिनेशन आपको रट्टा नहीं मारनी पड़ेगी, अब समझ में आ जाएगा अभी ये वेक्टर स्पेस क्यों है। तो अगर V कोई वेक्टर स्पेस है फॉर द फील्ड F, तो उस वेक्टर स्पेस V के लिए जितने भी लीनियर फंक्शनल बनेगी उन सब के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, ड्यूअल स्पेस बोलते हैं दोस्त। और अगर मैं ये कह दूं कि कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल फॉर द वेक्टर स्पेस U ओवर द फील्ड F के लिए ये ऐसे कह दूं, तो इसको बोलेंगे U स्टार। तो रट्टा नहीं मारना है कि हर बार V स्टार ही होगा। अगर वेक्टर स्पेस में V इस्तेमाल कर रहा हूं तो V स्टार कलेक्शन ऑफ ऑल द सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल ऑन द वेक्टर स्पेस V। दिस इज द कलेक्शन बोले तो सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल ऑन वेक्टर स्पेस U, तो उसको U स्टार से, U स्टार को ऐसे लिखेंगे LUF, V स्टार को LVF। चीजें समझ में आ रही है, वो देखिए कॉन्सेप्ट आसान हो चुका है। एंड दिस वेक्टर स्पेस V स्टार इज कॉल्ड ड्यूअल स्पेस। और जो कलेक्शन है ऑल लीनियर फंक्शनल का ये खुद एक वेक्टर स्पेस होता है, और इसी को अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्त, ड्यूअल स्पेस बोलते हैं। दैट इज V स्टार क्या चीज है, V स्टार एक सेट है, और सेट किसका सेट है, वो लीनियर फंक्शनल का। तो इस सेट में एक एलिमेंट कौन है, F। V स्टार इज द सेट हैविंग एलिमेंट F सच दैट F इज ए लीनियर फंक्शनल फ्रॉम V टू F। बस बताना पड़ेगा भाई V F क्या चीज है। इस चीज को शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, V स्टार इज ए सेट हैविंग एलिमेंट F सच दैट F इज ए मैपिंग V टू F। बोले तो एक लीनियर फंक्शनल फ्रॉम V टू F। इस लाइन, इस शॉर्ट फॉर्म में जो लिखा है ये क्या है, लीनियर फंक्शनल फ्रॉम V टू F, यही तो है। तो ये अपना V स्टार हो गया दोस्त। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है किस प्रकार से वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए ये ड्यूअल स्पेस है ना पूरा का पूरा, इसके साथ कनेक्टेड है, इस पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। अब आपको इन दोनों कॉन्सेप्ट वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और ड्यूअल स्पेस, इन दोनों का कनेक्शन समझ में आ जाना चाहिए दोस्त। अगर आपको इन दोनों का कनेक्शन समझ में नहीं आया ना तो फिर ये कॉन्सेप्ट को फायदा नहीं है, फिर रट्टा मारा इसका मतलब आपने, इसका मतलब आपने रट्टा मारा है, इसका मतलब आपने रट्टा मार लिया। फिर से बता रहा हूं, LU से V है द कलेक्शन, दिस इज द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वेक्टर स्पेस U टू V ओवर द फील्ड F। ठीक है, अगर मैं ऐसे कर दूं LU टू F, दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल ऑन द वेक्टर स्पेस U ओवर द फील्ड F एंड दिस इज नोन एज ड्यूअल स्पेस, और इसको U स्टार से लिखेंगे। अगर मैं ऐसे लिख दूं LVF, दिस इज द कलेक्शन ऑफ all linear functional on vector space V over the field F and this is also a vector space and this is known as dual space, बोले तो V स्टार। उम्मीद करता हूं अब तो क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है। अब कुछ नोट देख लेते हैं, अपन ने अभी ड्यूअल स्पेस का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। अब एक देखिए नोट देख लेते हैं जो एज ए रिजल्ट अपने काम आएगा। कह रहा है ड्यूअल स्पेस इज ऑल्सो नोन एज कॉन्जुगेट स्पेस, इसको कॉन्जुगेट स्पेस भी बोलते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ड्यूअल स्पेस इज कॉल्ड, 4 ऑप्शन दे देगा, ड्यूअल स्पेस इज कॉल्ड, क्या देगा, कॉन्जुगेट स्पेस, कह देगा अलजेब्राइक ड्यूअल, या कह देगा अलजेब्राइक कॉन्जुगेट ऑफ V ओवर F। तो तीनों ही सही है ना, तो तीनों 3 नाम और है इसके, कॉन्जुगेट स्पेस, अलजेब्राइक ड्यूअल और अलजेब्राइक कॉन्जुगेट ऑफ V ओवर द फील्ड F। नेक्स्ट अपन चलते हैं, इफ F वेक्टर VF बोले तो वेक्टर स्पेस एंड डायमेंशनल वेक्टर स्पेस।
देखिए n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस को इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है वी ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ऐसे भी लिखा जा सकता है। n डायमेंशन बताने का मतलब इसकी डायमेंशन 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है ना, इस कुछ इस प्रकार से। तो बोले तो ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। तो सेकंड रिजल्ट अपना ये काम करता है, अगर वी अपने पास कोई n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है देन इट्स ड्यूअल स्पेस, बोले तो वी स्टार, ड्यूअल स्पेस का मतलब क्या है, वी स्टार is also n dimensional vector space and dimension of v is equal to dimension of v star। तो सीधी सी बात ये कही जा रही है, अगर अपने पास कोई वेक्टर स्पेस v है तो उसके लिए अपन ने एक ड्यूअल स्पेस v स्टार डिफाइंड कर लिया। तो अगर डायमेंशन ऑफ v अगर 2 है ना दोस्त, तो ये कहना चाह रहा है डायमेंशन ऑफ v स्टार जो होती है ना वो भी 2 ही होगी। अब डायमेंशन क्या चीज होती है पीछे बता चुका हूँ, किसी वेक्टर स्पेस का लिए जो बेसिस डिफाइंड होती है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस ऑफ द गिवन वेक्टर स्पेस इज नोन एज डायमेंशन। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, वहां से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जब दो वेक्टर स्पेस, अगर कोई वेक्टर स्पेस वी है तो उसके लिए अपन ने कोई ड्यूअल स्पेस वी स्टार डिफाइंड किया है, तो दोस्त दोनों की डायमेंशन बराबर होगी, इसको एज ए रिजल्ट याद रखो। और इसी रिजल्ट से एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके लिए मैं बताने वाला हूँ। अपन पीछे वेक्टर स्पेस के कॉन्सेप्ट में पढ़कर आए थे कि जब दो वेक्टर स्पेस u और v, दो वेक्टर स्पेस u और v है और उन दोनों की डायमेंशन अगर बराबर है, डायमेंशन ऑफ u दैट्स इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v, जब दो वेक्टर स्पेस की डायमेंशन बराबर होती है दोस्त, तो u और v क्या होते हैं, आइसोमॉर्फिक होते हैं। u और v क्या होते हैं, आइसोमॉर्फिक। इफ एंड ओनली वाली बात होती है, मतलब ये वाली बात है तो ये होता है। इसी प्रकार से अपन ने एक बात यहां पर देखी है कि भाई दोनों वेक्टर स्पेस, बोले तो v वेक्टर स्पेस और ड्यूअल स्पेस v स्टार, भाई v स्टार भी तो वेक्टर स्पेस है, दोनों की डायमेंशन बराबर है, तो यहां से एक नतीजा निकलता है कि v और v स्टार क्या है, आइसोमॉर्फिक। इसको क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फिक, आइसोमॉर्फिक होंगे। तो ये दोनों रिजल्ट्स आपको नोट करने हैं, याद रखने काम आएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्त। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपना आता है ड्यूल बेसिस। और ड्यूल बेसिस के कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए मुझे आपको फिर से एक बार पीछे लेके जाना पड़ेगा, और पीछे जाकर अपन पहले जान लेते हैं बेसिस क्या चीज़ होती है। जब अपन बेसिस के बारे में जानेंगे तभी अपन ड्यूल बेसिस को अच्छे से समझ पाएंगे। तो एक बार मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ दोस्त। ड्यूल बेसिस जाने से पहले अपन बेसिस के बारे में जानते हैं। और बेसिस किसी भी वेक्टर स्पेस की क्या चीज़ थी, बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस, बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस क्या चीज़ थी दोस्त। एक बात बताओ मेरे दोस्त, अपन सपोज करो अपने पास एस कोई एक नॉन एम्प्टी सबसेट है वेक्टर स्पेस वी का, और एस में सपोज करो एलिमेंट्स कुछ इस प्रकार से हैं v1 v2 डॉट 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 vn। एक एस कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है वेक्टर स्पेस वी का और एस में ये एलिमेंट्स हैं। तो मैं कहता था, क्या कहता था, मैं ये कहता था दोस्त कि एस इज ए बेसिस, एस इज ए बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस वी ओवर द फील्ड एफ। कब कहता था, जब ये नॉन एम्प्टी सेट कुछ दो प्रोपर्टीज को होल्ड करता था, तब जाकर मैं कहता था भाई ऐसा ना वेक्टर स्पेस वी की बेसिस है। कब कहता था, कुछ प्रॉपर्टी ये थी कि पहली बात तो जो एस है, ये जो सेट है वी1 वी2 वीएन का, एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी में ये कहता था एस जो है वो स्पैन्स करना चाहिए, एस स्पैन्स वी। बोले तो जो एस है वो वेक्टर स्पेस वी को जनरेट करेगा, मतलब स्पैन करेगा। किस प्रकार से, एस स्पैन्स वी को अपन इस प्रकार से भी कह सकते हैं, दैट इज एवरी वेक्टर सपोज करो मैंने एक u ले लिया, एवरी वेक्टर u बिलोंग्स टू v कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन, शॉर्टकट में लिख रहा हूं LC, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, किसके वेक्टर्स, ऑफ द सेट S। एक बार लिख के दिखा देता हूं। सपोज करो मैंने एक u एलिमेंट ले लिया v से, तो अगर मैं कह रहा हूं S स्पैन करता है v को, बोले तो S सेट v का निर्माण कर रहा है, इसको जनरेट कर रहा है। बोले तो u बिलोंग्स टू v है, तो इस एलिमेंट u को इन सभी वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं a1 u1 पर। ये a1 a2 ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं। a1 यहां पर मैंने v1 v2 लिया है तो मैं यहां पर v1 v2 ही लूंगा, a1 v1 है ना, a1 v1
प्लस A2V2 प्लस A3V3 डॉट 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 ANVN, इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना। तो जो ये नॉन एम्प्टी सबसेट एस है वेक्टर स्पेस वी का, इसको अपन बेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? बेसिस। तो कब कहते हैं? जब एस लीनियर इंडिपेंडेंट हो और एस स्पैन करता हो वी को, मतलब एवरी वेक्टर ऑफ वी कैन बी एक्सप्रेस एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ द सेट एस। अब बात यह आती है, चलो ठीक है सर, आपने यहाँ पर तो बेसिस का कॉन्सेप्ट जो है हमें समझाया, अब ये ड्यूल बेसिस क्या है? तो इसका कॉन्सेप्ट भी बड़ा आसान है दोस्त। जैसे वेक्टर स्पेस के लिए, जिस प्रकार वेक्टर स्पेस है अपने पास, वेक्टर स्पेस वी ओवर द फील्ड एफ, इसके लिए अपन ने एक बेसिस बनाई एस। क्या बनाई दोस्त? बेसिस, जिसको अपन ने एस नाम दे दिया। तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा है ड्यूल स्पेस, ड्यूल स्पेस वी स्टार। तो क्या इसके लिए बेसिस नहीं होगी? होगी। तो जो इसके लिए बेसिस होगी ना, उसको बोलेंगे ड्यूल बेसिस। क्या सिंपल सी बात है। मतलब वेक्टर स्पेस के लिए जो बेसिस होगी, वो जो अपन ऐसे डिनोट कर रहे हैं, वो सिंपली बेसिस होगी, वेक्टर स्पेस के लिए बेसिस। और बात करें ड्यूल स्पेस के लिए, तो जो ड्यूल स्पेस के लिए जो बेसिस होगी, उसको बोलेंगे ड्यूल बेसिस। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है सर। एक और इसमें बात को समझते हैं। इस प्रकार वेक्टर स्पेस वी के लिए बेसिस अपनी एस है। एस में कैसे एलिमेंट होते हैं? अरे सर जी, V1 V2 V3 डॉट 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 VN, इस टाइप के एलिमेंट होते हैं। अब एक बात बताओ सर, वी स्टार के लिए बेसिस बनेगी, उसके लिए एलिमेंट कैसे होंगे? तो पहले एक बात देखो, ये एस बेसिस वी के लिए है, तो वी में कैसे एलिमेंट है? वी में एलिमेंट है U V W टाइप के। तो जब वी में ऐसे एलिमेंट हैं, ऐसे वेक्टर्स हैं, तो उसकी बेसिस में ऐसे एलिमेंट्स हैं। अब देखने वाली बात यह है कि वी स्टार जो ड्यूल स्पेस है, इसमें कैसे एलिमेंट है? इसमें तो लीनियर फंक्शनल होते हैं, F1 F2 F3 टाइप के। अब मैं यहाँ पर T1 T2 T3 नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बोलूंगा, क्योंकि अब मैं इनको लीनियर फंक्शनल बोल रहा हूँ, तो इसलिए मैं इनको F2 F2 F3 दिखा रहा हूँ। तो सर जी, समझने वाली बात यह है कि जब ड्यूल स्पेस में F1 F2 F3 टाइप के होते हैं, तो इसकी बेसिस में इसी शकल के ही बेसिस में एलिमेंट्स होंगे। तो बेसिस में कैसे होंगे? F1 F2 डॉट 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 F1 टाइप के, है ना। जैसे मैंने यहाँ पर F1 F2 F3 ले लिया, तो इसी के आसपास, इसी शकल के अपने पास बेसिस में एलिमेंट्स मिलेंगे। जैसे यहाँ पर UVW टाइप के हैं, तो यहाँ पर V1 V2 V3 U1 U2 U3 W1 W2 W3 टाइप के बेसिस में एलिमेंट होते हैं। इसी प्रकार ड्यूल स्पेस में ऐसे एलिमेंट है, तो इसकी बेसिस में ऐसे एलिमेंट हो। अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक आइडिया दिया है कि ड्यूल स्पेस की जो बेसिस है, जिसको ड्यूल बेसिस कहते हैं, उसमें कुछ इस प्रकार के होंगे। वेक्टर स्पेस की बेसिस में ऐसे, जस्ट मैंने आपको एक शकल पहचान करवाई है। अब मैं डेफिनेशन को बढ़ता हूं, और डेफिनेशन को बढ़ने से पहले मुझे एक बात को समझाना पड़ेगा कि अगर V1 V2 डॉट 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 VN एक बेसिस है, क्या है? एक बेसिस। किसकी बेसिस है भैया? वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड F। तो इसी बेसिस के कोरस्पॉन्डिंग, इसको अपन S भी नाम दे सकते हैं इस सेट को। अगर ये बेसिस है वेक्टर स्पेस V के लिए ओवर द फील्ड F, तो जब मैं एक इस प्रकार का कलेक्शन बनाऊंगा F1 F2 डॉट 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 F1, ये कलेक्शन मेरा क्या बनेगा? ड्यूल बेसिस बनेगा। क्या बनेगा दोस्त? ड्यूल बेसिस बनेगा। किसके लिए? ड्यूल बेसिस फॉर V स्टार, बोले तो ड्यूल स्पेस। कहना मैं ये चाहता हूं, अगर ये बेसिस वेक्टर स्पेस V के लिए है, तो ये जो एक बेसिस है, जिसको कहा जाएगा ड्यूल बेसिस V स्टार के लिए। लेकिन ऐसे नहीं कह देंगे इसको, आप ड्यूल बेसिस ऐसे नहीं कह दोगे, तो कैसे कह देंगे सर? इसके लिए ये जो फंक्शंस है, ये क्या है? लीनियर फंक्शनल है। ये जो लीनियर फंक्शनल है, जाहिर सी बात है, अगर ये लीनियर फंक्शनल है बेसिस के अंदर, तो फंक्शन है तो किसी ना किसी प्रकार से डिफाइंड भी होंगे। जी हाँ, अगर मैं इस बेसिस को ये किसकी बेसिस है? ड्यूल स्पेस के लिए। तो अगर ये बेसिस ड्यूल स्पेस के लिए है, तो इसको ड्यूल बेसिस कहा गया है। तो ऐसे नहीं कहा जाएगा, कुछ कंडीशन है, कुछ फंक्शंस हैं, जो ये फंक्शन है यहाँ पर लीनियर फंक्शनल है, वो डिफाइंड होने चाहिए। और ये किस प्रकार से डिफाइंड होंगे? एक फंक्शन होता है अपने पास क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन।
क्या होता है दोस्त? क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन। क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन, जी हाँ, ये क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन इस ड्यूल बेसिस को डिफाइन करके देगा। वो ये कहता है जितने भी आप F1 F2 F3 ले रहे हैं वो भैया इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी को? कि अपने पास Fi Vj, ये Vj कौन है? V1 V2 V3 डॉट डॉट Vn, वेक्टर स्पेस V की बेसिस से। यहां पर I की वैल्यू 1 2 3, तो F1 F2 F3 ये इस बेसिस के लिए, ड्यूल स्पेस के लिए, जिसको ड्यूल बेसिस कहते हैं। अब ये Fi, देखिए इस चीज को देखकर परेशान मत होना, अभी मैं इसको बहुत सिंपल कर दूंगा। Fi Vj इसको अपन लिखते हैं डेल्टा Ij से, और इसी को बोलते हैं क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन। ये किस प्रकार से डिफाइंड होगा? ये कहता है भैया बहुत आसान बात है, आप 0 लिख दो और 1 लिख दो। 0 कब लिखोगे? जब ये I और J डिफरेंट होंगे। और कहता है भैया इस डेल्टा Ij को 1 लिख दो। कब लिख दो 1? जब I और J क्या होंगे? इक्वल होंगे। I और J क्या होंगे? इक्वल। और इसी को बोलते हैं क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन। कहने का मतलब अगर V1 V2 V3 डॉट Vn एक बेसिस है वेक्टर स्पेस Vf के लिए, तो ये F1 F2 डॉट Fn है, ये ड्यूल स्पेस के लिए एक बेसिस बनेगा जिसको ड्यूल बेसिस कहेंगे। कब? जब ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं इस क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन की हेल्प से डिफाइंड होंगे, इस डेफिनेशंस की हेल्प से डिफाइंड होंगे, तब जाकर ये सारे F1 F2 F1 क्या करेंगे? ड्यूल बेसिस बनाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है ड्यूल बेसिस का। अब देखिए ये जो चीज़ें मैंने आपको समझाई है, अब डेफिनेशन बहुत आसान हो जाएगी। ये है आपकी डेफिनेशन। तो पहले मैंने आपको बेसिस के बारे में बताया, वेक्टर स्पेस की बेसिस, फिर मैंने जो ड्यूल स्पेस की बेसिस बोला उसको ड्यूल बेसिस बोला इस डेफिनेशंस डेल्टा फंक्शंस की हेल्प से। अब देखिए डेफिनेशंस यहाँ पर पकड़ते हैं, कितना आसान काम हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा कि लेट V1 V2 डॉट Vn भी एक बेसिस है वेक्टर स्पेस V के लिए। तो कह रहा है इफ F1 F2 डॉट F1 जो कि V स्टार से आ रहे हैं, ड्यूल स्पेस से आ रहे हैं, विद अ लीनियर फंक्शनल है, इनको इस तरीके से डिफाइंड कर दिया जाए Fi Vj दैट्स इक्वल टू डेल्टा Ij, 0 कब I नॉट इक्वल टू J और 1 कब जब I इज इक्वल टू J, इस प्रकार से डिफाइंड कर दे। तो जो ये बेसिस बनेंगी ये सारे की सारी V स्टार के लिए, और ये सारी बेसिस क्या कहलाएंगी? ड्यूल बेसिस कहलाएंगी। मतलब ड्यूल स्पेस के लिए बेसिस है तो ड्यूल बेसिस, और वी से दैट द बेसिस Fj इज ड्यूल टू Vi। इसका मतलब ये है कि जो F1 F2 F3 है ये ड्यूल बेसिस है। किसके लिए? V1 V2 V3 जो बेसिस है वेक्टर स्पेस V के लिए। तो इसका मतलब है ये सारी की सारी जो बेसिस है ये ड्यूल बेसिस है, और ये सब बेसिस किसके लिए थी? वेक्टर स्पेस V के लिए। तो मतलब ये बेसिस ड्यूल है, मतलब इनका कनेक्शन इनके साथ है। समझ पा रहे हैं? तो ये था ड्यूल बेसिस का कॉन्सेप्ट, और यहां बताया गया है डेल्टा Ij इज नोन एज क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो कहने का मतलब ये है जब भी अपने को ड्यूल बेसिस की बात को समझना है, ड्यूल बेसिस फाइंड आउट करना है, तो जो बेसिस बनने वाली है लीनियर फंक्शनल्स की हेल्प से ड्यूल स्पेस के लिए, वो सारे के सारे लीनियर फंक्शनल इस क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन की हेल्प से डिफाइंड होंगे। तो जब भी ये F1 F2 F1 लीनियर फंक्शनल ड्यूल स्पेस V के लिए, V स्टार के लिए इस क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन की हेल्प से डिफाइंड होंगे, तो जो भी F1 F2 लीनियर फंक्शनल बनेगा वो सारे के सारे क्या बनेंगे? ड्यूल बेसिस बनाएंगे। तो ये उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको। इनका बेसिस बनना, इनका ड्यूल बेसिस बनना सीधा इस पर काम डिपेंड करता है। उम्मीद करता हूँ ये डेफिनेशंस क्लियर हो गई है। एक हल्का सा एक एग्जाम्पल और देख ले क्या? एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, उसके बाद अपने पास चीज़ें को समझना आसान हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर V1 V2 डॉट V1 V2 V3 एक बेसिस है V3 के लिए, वेक्टर स्पेस के लिए। ये V3 से मतलब क्या है? 3 टपल का है, XYZ टाइप का। तो कह रहा है अगर V1 3 टपल का है, -1 1, सपोज करो ये X का है, Y के लिए, Z के लिए, 3 टपल के लिए काम हो रहा है। V2 1 -1 1, V3 1 1 -1, तो अपने पास 3 V1 V2 V3 दे दिया, और ये S जो है वो बेसिस है V3 के लिए। तो कह रहा है कि फाइंड करो ड्यूल बेसिस ऑफ S। मतलब अगर S बेसिस वेक्टर स्पेस V3 के लिए है, तो इस S के कोरस्पॉन्डिंग जो बेसिस बनेगी
ड्यूल स्पेस के लिए वो फाइंड करो, बोले तो ड्यूल बेसिस फाइंड करो। ड्यूल बेसिस ऑफ एस का मतलब है इस बेसिस के कोरस्पोंडिंग ड्यूल स्पेस के लिए जो बेसिस बनेगी, ड्यूल बेसिस, वो पता करो। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, अगर अपने पास v1 v2 v3 एक बेसिस है वेक्टर स्पेस v3 ओवर r के लिए, तो इस सेट S के कोरस्पोंडिंग f1, f2, f3 ये क्या होंगी अपनी, इज ए ड्यूल बेसिस, इज ए ड्यूल बेसिस। सिंपल सी बात, क्या होगी, ड्यूल बेसिस होगी। अगर ये जो सेट है एक बेसिस है v3 और r के लिए इस वेक्टर स्पेस, आप शॉर्टकट में ये समझ लो इसको वेक्टर स्पेस v। तो अगर ये जो सेट है इस वेक्टर स्पेस v के लिए बेसिस है, तो इसके कोरस्पोंडिंग जो f1, f2, f3 आएंगे ये ड्यूल बेसिस बनाएंगे। लेकिन ऐसे नहीं कह देंगे ये ड्यूल बेसिस है। तो ये f1, f2, f3 डिफाइंड होंगे किसकी हेल्प से, पीछे बोला था क्रोनेकर डेल्टा फंक्शंस की हेल्प से। बोले तो ये ड्यूल बेसिस है, कब है, सच दैट इज ए ड्यूल बेसिस सच दैट fi vj इज इक्वल टू 0, कब, जब i नॉट इक्वल टू j है, 1 कब, जब i इज इक्वल टू j है। तो ये जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं आपके लिए। ये एग्जाम्पल जो है इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं, थोड़ा कैलकुलेशन लंबा चलेगा। अगर आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है इस बेसिस के लिए एक ड्यूल बेसिस बनाओ, तो भैया कैलकुलेशन लंबी है इसकी, कोशिश करो इसको स्किप करने की, क्योंकि ये एग्जाम में आपका काफ़ी 8-10 मिनट खा जाएगा, है ना। तो फिलहाल तो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है तो इसको आप स्किप करने की कोशिश करें, क्योंकि काफ़ी लंबी कैलकुलेशन हो जाएंगी इसकी। फिलहाल तो मैं बता रहा हूँ कि इस बेसिस जो v3 के लिए है उसके लिए कोरस्पॉन्डिंग जो ड्यूल बेसिस बनेगी वो किस प्रकार से बनेगी। अगर ये v1, v2, v3 बेसिस है इसके लिए, तो f1, f2, f3 ड्यूल बेसिस है, वो तभी बनेंगे जब इस क्रोनेकर डेल्टा फंक्शंस को हम लोग यूज करेंगे। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग अपन ने एक बात देखी दोस्त, क्या देखी कि यहाँ से एक बात देखने को मिल रही है, वो ये देखने को मिल रही है कि अपना f1 v1 जब i1 लूंगा j1 लूंगा, तो f1 v1 कितना आ जाएगा दोस्त, f1 v1 मेरा आ जाएगा 1। तो इसी का मतलब मेरा f2 v2 कितना आ जाएगा, f1 v2 कितना आ जाएगा मेरा। इसी प्रकार f1 v2 कितना आ जाएगा 0, क्योंकि i1 j1 दोनों सेम तो 1, ये वाली बात। i1 j2 दो डिफरेंट तो 0 आएगा। तो f1 v3 कितना आएगा 0 आएगा। इसी प्रकार f2, देखिए i की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, अपन v1 v2 v3 तक जाएंगे। तो f1 के लिए v1 v2 v3 हो गया। अब f2 के लिए v1 i और j डिफरेंट तो 0, f2 v2 दोनों सेम है तो 1 आएगा i और j, f2 v3 दोनों डिफरेंट है तो 0 आएगा। इसी प्रकार f3 v1 दोनों डिफरेंट है तो 0 आएगा, f3 v2 डिफरेंट है तो 0 आएगा, f3 v3 सेम है तो 1 आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें निकालनी आ गई है। लेकिन अभी भी काम खत्म नहीं हुआ दोस्त, मेन काम क्या करना है उसको पहचानते हैं। चलो ठीक है, आपने इनको ड्यूल बेसिस कहने जा रहे हैं आप, जो कि इस क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन की हेल्प से। तो अपना मेन काम क्या है, मेन काम तो अपने को f1 पता करना है, अपने को f2, अपने f3। कहने का मतलब अगर अपन ने f1, f2, f3 पता कर लिया तो अपनी ड्यूल बेसिस तैयार है। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? तो कहने का मतलब अपने को चाहिए दोस्त f1, f2, f3 की वैल्यू। अपने को पहले ही पता चल चुका है कि ये 3 टपल का वेक्टर है। तो जो f1 है, जो f1 है वो एक फंक्शन है दोस्त x, y, z का। और वो किस प्रकार से डिफाइंड होगा, मैं f1 के लिए इस्तेमाल कर लेता हूं a1, a2 और a3, क्योंकि x, y, z की फॉर्म में है। तो a1x प्लस a2y प्लस a3z। मैं f2 के लिए फाइनली मुझे f1, f2, f3 निकालना है। तो मैं f2 के लिए b1 इस्तेमाल कर लेता हूं, b1x, b2y, b3z। ये सब चीज़ें अपन वेक्टर स्पेस में पढ़ चुके हैं कि फंक्शन जैसे अपन पीछे नहीं सीख के आए हैं। अगर अपने पास कोई मान लो f कोई फंक्शन x और y का, तो उसको अपन ax प्लस by की फॉर्म में नहीं लिख लेते हैं, a और b कॉन्स्टेंट होते हैं और विद द गिवन कंडीशन अपन a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये पीछे में आपको सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, समझा चुका हूँ।
अभी यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे दोस्त। तो ये F1 है, ये अपना F2 के लिए मैंने V1 V2 V3 ले लिया, और मैं F3 के लिए क्या ले लेता हूँ, मैं F3 के लिए ले लेता हूँ C1x प्लस C2y प्लस C3z। थोड़ा पेशेंस रखना आपको दोस्त। इस सेट S के कोरस्पोंडिंग मैं बनाने जा रहा हूँ ड्यूल बेसिस, और मुझे पता है ड्यूल बेसिस इस क्रोनर का डेल्टा फंक्शन की हेल्प से निकलने वाली है। और मेरा F1 F2 F3 मुझे फाइंड आउट करना है, जो कि मेरे ड्यूल बेसिस है। तो उसके लिए मैंने F1 मेरा इस प्रकार से डिफाइंड होगा, F2 मेरा इस प्रकार से, F3 मेरा इस प्रकार से। तो मेन काम क्या है दोस्त, अगर मुझे F1 की वैल्यू चाहिए तो दोस्त A1 A2 A3 निकाल के लिए आओ, यहाँ पुट कर दो F1 तैयार। अगर मुझे F2 की वैल्यू चाहिए तो B1 B2 B3 की वैल्यू निकाल के लिए आओ, F2 तैयार हो जाएगा। अगर F3 की वैल्यू मुझे चाहिए तो C1 C2 C3 निकाल के लिए आओ, F3 तैयार हो जाएगा। तो अब मुझे भैया F1 के लिए A1 A2 A3 चाहिए, वो मैं कैसे निकालूंगा, इन गिवन V1 V2 V3 की हेल्प से। कहने का मतलब जब मैं यहाँ पर F1 V1 रखूंगा इज इक्वल टू 1 आएगा, तो F1 V1 से एक इक्वेशन बनेगी A1 A2 A3 के लिए। जब मैं F1 यहाँ V2 की वैल्यू पुट करूंगा तो A1 प्लस A2 प्लस A3, बोले तो A1 A2 A3 के लिए एक इक्वेशन बनेगी। इसी प्रकार यहाँ से बनेगी। तो एक पहले मैं इसके लिए एक काम करके दिखाता हूँ आपको, फिर सिमिलर आपको समझ में आ जाएगा दोस्त कि हाँ भाई इनके लिए भी एक पैटर्न बनने वाला है। तो ये क्वेश्चन मैंने जो लिया एक पैटर्न पर काम करा, ध्यान से समझना। पहला देखो -1 1 1, तो इस पोजीशन पर -1 आया, 1 -1 1 सेकंड पोजीशन पर माइनस आया, 1 1 -1 थर्ड पोजीशन पर माइनस आया। तो एक पैटर्न बन रहा है। तो अपन एक काम करेंगे दोस्त, सीधा F1 निकाल लेते हैं, वही पैटर्न अपने को F2 F3 पर काम हो जाएगा, ज़्यादा लंबा काम नहीं करना पड़ेगा। तो मैं पहले F1 निकाल के दिखाता हूँ आपको, और F1 के लिए मुझे A1 A2 A3 की वैल्यू चाहिए, और A1 A2 A3 वैल्यू के लिए मुझे ये वाला कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना है। बोले तो F1 V1 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ आ जाओ दोस्त, है ना। तो यहाँ चलते हैं। तो अपने को पहले किस पे काम करना है, F1 V1 पे काम करना है। तो F1 V1 की वैल्यू कितनी है दोस्त, अपने पास 1 है। तो F1 V1 के लिए अपन कैसे काम करेंगे, F1 का F1, V1 की वैल्यू कितनी है दोस्त, V1 की वैल्यू अपने पास है, अभी पीछे अपन ने देखी थी, V1 की वैल्यू है 1 -1 1 और 1 दैट्स इक्वल टू 1। अब F1 -1 1 ये कहाँ रखेंगे दोस्त, इसको रखेंगे अपन यहाँ, -1 1 1। ध्यान सुनना भैया, V1 की वैल्यू अपन ने यहाँ पर रख ली है, -1 1 1। तो ये x की वैल्यू यहाँ आ जाएगी -1, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 1। तो यहाँ पर आ जाएगा -a प्लस A2 प्लस A3। समझ गए हैं आप। तो यहाँ पर क्या आएगा, -a प्लस A2 और प्लस A3 दैट्स इक्वल टू 1। क्लियर है। तो ये F1 V1 एक्चुअल में ये V1 की वैल्यू यहाँ रखी, और ये जो V1 की वैल्यू को मैं कहाँ रख के लाया हूँ, V1 की वैल्यू यहाँ -1 1 1। क्लियर। अब V2 की वैल्यू क्या है, 1 -1 1। तो 1 -1 1 जब यहाँ रखूंगा तो A1 -A2 प्लस A3 आएगा। क्लियर हो रहा है। और उसकी वैल्यू कितनी है, F1 V2 की वैल्यू 0 है। तो अपने पास यहाँ क्या आ जाएगा, F1 V2 अपना कितना है 0, और F1 V2 की क्या एलिमेंट्स क्या है, 1 -1 1 0। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, A1 -A2 प्लस A3 दैट्स इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली F1 V3 वो भी कितना है 0। देखो डिफरेंट है ना, 1 और 3 0, 1 और 2 डिफरेंट 0 आएगा। तो V3 की वैल्यू क्या है 1 1 1 -1। V3 की वैल्यू क्या है 1 1 -1 दैट्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की है, y की है, z की। तो क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 माइनस A3 दैट्स इक्वल टू 0। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा, है ना भैया। यहाँ पर 1 1, यहाँ पर -1 1 1 रखा, तो -A1 प्लस A2 प्लस A3। V2 1 -1 1 रखेंगे तो A1 -A2 प्लस A3। V3 1 1 -1 तो A1 प्लस A2 माइनस A3। क्लियर। तो अपने पास दोस्त क्या बन गया, ये बन गया अपने पास इक्वेशन नंबर सारा मिटा दिया मैंने तो यार, है ना, सारा ही मिट गया, गलती से बटन दब गया तो ये तो सारा ही मिट गया। तो फाइनली अपने पास इक्वेशन क्या बनी थी, अपने पास इक्वेशन बनी थी -A1 प्लस A2 प्लस A3 दैट्स इक्वल टू 1, A1 माइनस A2 प्लस A3 दैट्स इक्वल टू 0, और A1 प्लस A2 माइनस A3 दैट्स इक्वल टू 0। इसको अपन ने 1 नाम दिया था,
इसको 2 नाम दिया था, इसको मैंने 3 नाम दिया। तो फाइनली अपने पास ये 3 इक्वेशन बन गई है। अपने को करना क्या दोस्त, अपने को A1 A2 A3 निकालना है और F1 की वैल्यू पे पुट करना है, उससे अपना काम हो जाने वाला है ना। तो अपन क्या करेंगे दोस्त, देखो बहुत आसान है। अपन सेकंड और थर्ड को सोल्व कर लेते हैं। सेकंड और थर्ड के सॉल्यूशन से जो वैल्यू आएगी A1 A2 A3 की, वो थर्ड पे पुट कर देंगे, क्योंकि फाइनली अपना इन तीनों के सॉल्यूशन से तो इक्वेशन, इन तीनों इक्वेशन से A1 A2 A3 निकालने वाले हैं। तो जो इन दोनों इक्वेशन से A1 A2 A3 आएगा वो कहीं ना कहीं इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि फाइनली तीनों का साइमल्टेनियसली सॉल्यूशन तो निकालना है। अब मैं यहाँ पर देखिए 9th-10th वाले जो कॉन्सेप्ट है ना अपन वो इस्तेमाल करूंगा। क्या कॉन्सेप्ट है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो मैं A1 A2 और A3 निकालने वाला हूं। तो जब मैं A1 निकालूंगा तो इस कंपोनेंट को ढक लूंगा, तो ऊपर से नीचे चलूंगा। पहले A1 के लिए ऊपर से नीचे ऐसे, तो -1 इंटू -1 1, फिर माइनस का साइन लगाऊंगा, फिर नीचे से ऊपर। इसका कंपोनेंट 1 है, कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 इंटू 1 1। जब मैं A2 निकालूंगा फिर मैं चलूंगा उल्टा, मतलब नीचे से ऊपर। A2 ढक लूंगा ऐसे नीचे से ऊपर, तो 1 इंटू 1 1, फिर माइनस लगाना है, फिर ऊपर से नीचे 1 इंटू -1 माइनस 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 प्लस। A3 के लिए, A3 के लिए कैसे करेंगे, A3 को ढक लेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू -1 -1 माइनस माइनस प्लस। तो अपने पास A1 कितना आ गया, A1 अपॉन 0, A2 अपॉन 2, A3 अपॉन 2। और इसको अपन नाम दे देंगे थोड़ी देर के लिए K, कह सकते हैं कि कांस्टेंट K है। तो इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो A1 कितना आएगा 0, इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो A2 कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2K, इन दोनों को करेंगे तो A3 कितना आएगा, फिर से 2K। अब ये A1 A2 A3 कहाँ से आए हैं, इन दोनों इक्वेशन से। फाइनली तीनों का ही सॉल्यूशन तो A1 A2 A3 की वैल्यू है, तो ये A1 A2 A3 इस तीसरे को भी सेटिस्फाई करेगा। मतलब इनकी वैल्यू अपन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर तो 0 है, यहाँ पर कितना है 2K प्लस 2K दैट्स इक्वल टू 1। तो मतलब 4K इज इक्वल टू 1, बोले तो K इज इक्वल टू 1/4। अब ये K की वैल्यू कहाँ रखेंगे दोस्त, K की वैल्यू यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, तो A1 तो 0 ही रहेगा। A2 कितना आ जाएगा 2 इंटू 1/4 दैट्स इक्वल टू 1/3। A3 कितना आ जाएगा 2 इंटू 1/4 दैट्स इक्वल टू 1/3। तो मतलब A1 0, A2 1/2, सीधा लिख दूँ क्या, A1 0, A2 1/2 और A3 भी 1/2। ज़्यादा आपको दिखेगा नहीं फिर, A1 0, A2 1/2, A3 1/2, है ना। मैं देख पा रहा हूँ, वहाँ से आपको दिखेगा नहीं, अब साफ दिख रहा है। तो अपन ने भैया क्या किया, A1 A2 A3 निकाल लिया। तो फाइनली अपना काम तो यही था, क्या काम था अपना, कि अपने को F1 चाहिए तो A1 A2 A3 बनाओ। तो मेरा दोस्त F1 क्या आया, देखो अब मैं एक चीज बता चुका हूँ आपको, अब काम हो जाएगा मेरा। मेरा F1 क्या आया, A1 की वैल्यू कितनी आई 0, तो 0x। A2 की वैल्यू कितनी आई 1/2y। A3 की वैल्यू कितनी आई 1/2z। तो फाइनली मेरा कितना आया 1/2 कॉमन ले लूंगा, y प्लस z। अभी मैंने क्या किया दोस्त, इस सेट S के लिए जो कि एक बेसिस है V3R के लिए, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने एक बेसिस बनाया जिसको मैं ड्यूल बेसिस कर रहा हूँ। वो ड्यूल बेसिस इस क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन के हेल्प से डिफाइंड होगी, और मुझे पता चल चुका है भाई ये वाला पैटर्न बनेगा, है ना। अब मैंने क्या किया दोस्त, सिंपली एक वाला पैटर्न फॉलो कर लिया, क्योंकि मुझे फाइनली आइडिया लग चुका है भाई -1 1 1 1 -1 1 1 1 1 -1 फर्स्ट पोजीशन पर, सेकंड पोजीशन पर, थर्ड पोजीशन माइनस आ रहा है। तो कहने एक पैटर्न काम कर रहा है, तो पूरा बड़ा कैलकुलेशन नहीं किया मैंने एक काम किया भाई, अपने को F1 F2 F3 निकालना है, तो F1 इस प्रकार से, F2 इस प्रकार से, F3 इस प्रकार से। तो मैंने एक F1 निकाल लिया कि भाई A1 A2 A3 की हेल्प से A1x प्लस A2y प्लस A3z, F1 कुछ इसी प्रकार से होगा। अब मेरा काम क्या था कि A1 A2 A3 निकालना। तो मैंने क्या किया दोस्त, F1 V1 के लिए 1 रखकर, तो यहाँ V1 की वैल्यू उठा ली मैंने यहाँ से -1 1। तो जब यहाँ पर -1 1 रखेंगे तो A1 प्लस A2 और प्लस A3 आएगा, तो उसकी वैल्यू आई 1।
इसी प्रकार मैंने F1 V2 के लिए 0 रखा, तो ये V2 मैंने उठाकर यहाँ रखा, तो A1 माइनस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 0। फिर मैंने F1 V3 के लिए V3 यहाँ पर रखा, 1 1 माइनस 1 A1 प्लस A2 माइनस A3 दैट इज इक्वल टू 0। तो तीन इक्वेशन बनी थी मेरे पास। क्या इक्वेशन बनी थी? तीन इक्वेशन मेरे पास, माइनस A1 प्लस A2 प्लस A3 दैट्स इक्वल टू 1, A1 माइनस A2 प्लस A3 दैट्स इक्वल टू 0, A1 प्लस A2 माइनस A3 दैट्स इक्वल टू 0। और इन तीनों इक्वेशन को सोल्व करके मैंने A1 A2 A3 निकाला और उनकी वैल्यू को जब यहाँ पर रखा तो मेरे पास F1 निकल गया। तो इस प्रकार से दोस्त मैंने निकाल लिया अपना F1 की वैल्यू। अब एक बात बताइए दोस्त, अब आपको F2 निकालना क्यों मुश्किल काम है? पैटर्न बन गया। अरे भैया पैटर्न बन गया। देखिए क्या पैटर्न बन गया, जब यहाँ पर -1 आ रहा है, तो जब -1 पहली पोजीशन पर आ रहा है तो पहली पोजीशन के लिए x होता है, दूसरी पोजीशन के लिए y, तीसरी के लिए z। तो जब पहली पोजीशन में माइनस आ रहा है तो F1 में x गायब है। पैटर्न देखो, F1 में x गायब है। सेकंड पोजीशन पर माइनस आ रहा है तो सेकंड पोजीशन में कौन होता है? y। तो इसका मतलब F2 के लिए y गायब हो जाएगा। अगर आप चाहो तो यहां पर F2V1 0, F2V2 1, F3V3 0, इनको भी आप सोल्व कर सकते हो, जैसे मैंने आपको यहां करके दिखाया है इस तरीके से। तो यहां पर क्या आ जाएगा? -B1 प्लस B2 प्लस B3 दैट्स इक्वल टू 0, है ना। B1 माइनस B2 प्लस B3 दैट्स इक्वल टू 1 आएगा। B1 प्लस B2 माइनस B3 दैट्स इक्वल टू 0। इन दोनों को सोल्व कर लेंगे, यहाँ पर 1 इसमें पुट कर देंगे, ठीक है ना। और जब F3 निकालेंगे तो -C1 प्लस C2 प्लस C3 दैट्स इक्वल टू 0, C1 माइनस C2 प्लस C3 दैट्स इक्वल टू 0, C1 प्लस C2 माइनस C3 दैट्स इक्वल टू 1। इन दोनों को सोल्व कर लेंगे, इसमें पुट कर देंगे, C1 C2 C3 मिल जाए। एग्जैक्टली सेम पैटर्न। तो पैटर्न पकड़ में आ गया ना अब तो कुछ मुश्किल है ही नहीं। तो इसका मतलब अपना अगर F1 ये पैटर्न पर आया है, F1/2 y प्लस जेड, तो मतलब जब पहली पोजीशन पर -1 है तो x गायब हुआ, y प्लस जेड आया। सेकंड पोजीशन पर -1 है तो y गायब हो जाएगा, x प्लस जेड। तो सिमिलरली F3 कितना आ जाएगा अपना दोस्त? 1/2। थर्ड पोजीशन में माइनस है तो जेड गायब हो जाएगा, x प्लस वाई। तो अपन ने एक पैटर्न से ही पता लगा लिया भाई F1 F2 F3 किस प्रकार से आने वाला है। तो फिलहाल अपन ने जो बनानी थी अपने को ड्यूल बेसिस, वो फाइनली अपनी ड्यूल बेसिस क्या बनकर तैयार होगी? वो फाइनली अपनी ड्यूल बेसिस ये बनकर तैयार होगी, सेट हैविंग एलिमेंट F1 की वैल्यू 1/2 y प्लस जेड, कोमा F2 की वैल्यू 1/2 x प्लस जेड, कोमा F3 की वैल्यू 1/2 x प्लस वाई। दिस इज आवर ड्यूल बेसिस। F1 F2 F3, ये F1 ये F2 ये F3। तो सिंपली F1 निकाला, बाकी पैटर्न फॉलो कर लिया। तो इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो रहा है कि किस प्रकार से अपन ड्यूल बेसिस को फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? जल्दी मिलते हैं। नेक्स्ट अपन अब बढ़ते हैं, कुछ एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स डिस्कस करते हैं। अभी अपन ने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा है ड्यूल स्पेस का, और इस ड्यूल स्पेस का जो कॉन्सेप्ट है अपना ड्यूल स्पेस, और इस ड्यूल स्पेस वाले कॉन्सेप्ट पर कुछ एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बनते हैं। ड्यूल स्पेस वी स्टार का जो कॉन्सेप्ट है, इस पर कुछ एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो वन लाइनर एग्जाम में क्वेश्चन की स्टेटमेंट बनकर आ जाते हैं। देखिए पहला रिजल्ट क्या कहा जा रहा है, इफ V इज एन n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। अगर आपके पास V कोई n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F, तो कह रहा है जो V है ना वो आइसोमॉर्फिक होगा ड्यूल स्पेस V स्टार के साथ। दैट इज V आइसोमॉर्फिक टू V स्टार, बोले तो ड्यूल स्पेस के साथ। ये अपना आइसोमॉर्फिक का साइन है, इसके बारे में काफी कुछ आपको बताया हुआ है। आइसोमॉर्फिक यानी कि V जो है वो आइसोमॉर्फिक है किसके साथ? V स्टार के साथ, बोले तो ड्यूल स्पेस के साथ। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने एक कॉन्सेप्ट देखा था कि डायमेंशन ऑफ V दैट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V स्टार। तो ये उसी पर कॉन्सेप्ट है, मैंने वहां पीछे एक्सप्लेन भी किया था। जब डायमेंशन दोनों की बराबर है इट मींस दोनों एक दूसरे के साथ आइसोमॉर्फिक है। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है आपके सामने, लेट VF बी ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। V अगर कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, 0 नॉट इक्वल टू V, यानी कि कोई नॉन जीरो एलिमेंट है अगर वेक्टर स्पेस के अंदर, V कोई नॉन जीरो एलिमेंट है वेक्टर स्पेस V में, देन देयर एग्जिस्ट F बिलोंग्स टू V स्टार। तो कह रहा है कि जो ड्यूल स्पेस है,
जिसमें कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल है, तो एक ऐसा लीनियर फंक्शनल एफ जरूर वहां पर एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ ऑफ वी नॉट इक्वल टू जीरो। तो इस रिजल्ट को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट से कहीं ना कहीं काम आ सकता है। वी अगर बिलोंग करता है वेक्टर स्पेस में और वी नॉट इक्वल टू जीरो है, अगर वी नॉन जीरो है तो इस वी के लिए जो ड्यूअल स्पेस होता है वी स्टार, उसके अंदर एक लीनियर फंक्शनल एफ ऐसा जरूर बैठा हुआ होगा, एक ऐसा लीनियर फंक्शनल एक ऐसा जरूर वहां पर होगा कि इस नॉट इक्वल टू वी के लिए वी नॉट एफ ऑफ वी नॉट इक्वल टू जीरो होगा ही होगा। तो इन दोनों का कनेक्शन बनता है दोस्त, अपने को इन दोनों को याद रखना है, एज ए रिजल्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ सकता है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, नंबर 3 कह रहा है लेट वी एफ बी ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। अगर आपके पास कह रहा है नंबर 3 में अगर वी कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ये सारे रिजल्ट जो एक ही सीरीज के हैं, एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, इन सबका नोट डाउन करना है आपको, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन कर आएंगे आपके लिए। कह रहा है अगर वी एफ कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो कह रहा है एफ ऑफ वी अगर जीरो है फॉर ऑल एफ बिलोंग्स टू वी स्टार, कह रहा है कि ड्यूअल स्पेस के अंदर जितने भी लीनियर फंक्शनल है वो सभी जीरो दे रहे हैं। एफ ऑफ वी इज इक्वल टू जीरो, मतलब एफ की वैल्यू यहां पर f1 हो सकती है, f2, f3, मतलब ड्यूअल स्पेस के कोई भी आप लीनियर फंक्शन उठा ले, अगर उसके लिए एफ ऑफ वी जीरो आ रहा है तो कह रहा है v 100% जीरो ही होगा। बिल्कुल, देखिए ये कॉन्सेप्ट कहां से कनेक्ट होता है, अपन ने पीछे एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, जिसमें अपन ने ये देखा था कि अगर किसी ट्रांसफॉर्मेशन में, देखो पीछे आपको याद दिलाता हूं, अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जैसे मान लीजिए u से v एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो अगर t जीरो अपने पास कोई एलिमेंट है, ये जीरो एलिमेंट किसका है, u वेक्टर स्पेस का, तो अगर इस u वेक्टर स्पेस से कोई जीरो एलिमेंट आ रहा है तो उसकी इमेज जीरो ही होती है। बस फर्क क्या है, यहां पर ये जीरो एलिमेंट u से आता है और यहां पर ये जीरो एलिमेंट v से आता है। ये जीरो एलिमेंट इस u वेक्टर स्पेस का आइडेंटिटी एलिमेंट है और ये जीरो एलिमेंट इस v से वेक्टर स्पेस का आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो कहने का मतलब जब भी इस u वेक्टर स्पेस से कोई जीरो एलिमेंट यहां रखा जाएगा तो उसका जो आउटपुट आएगा वो एक जीरो एलिमेंट ही आएगा इस वेक्टर स्पेस v से। अब इसी चीज को यहां पर कनेक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए अपने पास v स्टार है, v स्टार कोई ड्यूअल स्पेस है, अब इसके अंदर कोई f1 बैठा हुआ है, एक लीनियर फंक्शनल f1 है, अगर ये f1 किसी एलिमेंट v पर जीरो एलिमेंट दे रहा है, f1 v एलिमेंट पर जीरो एलिमेंट दे रहा है, इसका मतलब ये v जो आया है, ये v जो आया है वेक्टर स्पेस v के साथ, ये आउटपुट जीरो ही देगा। अगर f1 v भी जीरो आ रहा है, f2 v भी जीरो आ रहा है, f3 v भी जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये तभी पॉसिबल हो रहा है जब ये एलिमेंट v जीरो है। सपोज करो ये f1 v जीरो दे रहा है और f2 v भी जीरो दे रहा है, इसका मतलब ये v एलिमेंट जो आ रहा है वो इसी डेफिनेशन को फॉलो करके आ रहा है, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट यही कहता है अगर यहां से कोई जीरो एलिमेंट आएगा तो ही उसकी इमेज जीरो आएगी। और अपन ने ये कह दिया कि भाई ना सिर्फ f1 के लिए लिखा हुआ ना फॉर ऑल f बिलोंग्स टू v स्टार, ना सिर्फ f1 के लिए बल्कि सभी के लिए f2, f3, f4, इस v स्टार में f तो एक सिंपली एक आर्बिट्रेरी लीनियर फंक्शन ले लिया अपन ने, ये f1, f2, f3 सभी की बात कर रहा है। तो अगर ये सभी के लिए जीरो एलिमेंट दे रहा है तो इसका मतलब हो ना हो ये v कुछ और नहीं जीरो ही है, तभी ये इमेज जीरो दे रहा है। इसका मतलब v भी अपना जीरो ही होगा, तभी इसकी इमेज जीरो आ रही है। तो इस रिजल्ट को आपको याद रखना है, मतलब v नॉन जीरो है तो f ऑफ v नॉन जीरो होगा, कोई ना कोई एक ऐसा लीनियर फंक्शन जरूर मिलेगा v स्टार में। और सभी f के लिए जो v स्टार के अंदर बैठे हुए उनकी इमेज अगर जीरो आ रही तो इसका मतलब कुछ और नहीं है, v जीरो ही है दोस्त, तभी इसी डेफिनेशंस को फॉलो करके ये v अपने को v जीरो दे रहा है। तो ये अपना नंबर 3rd पॉइंट है। तीनों रिजल्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, एक लास्ट रिजल्ट नंबर 4 वो भी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है अगर वी एफ कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, v और v डैश, अपन यहां पर v1 v2 भी ले सकते हैं, v यानी टू डिफरेंट वेक्टर्स इन v, मतलब v एक वेक्टर स्पेस है, उससे अपन ने एक v ले लिया और एक v डैश ले लिया, जो दोनों डिफरेंट है, बोले तो दोनों अलग अलग हैं, डिफरेंट है, अपन यहां पर v1 v2 भी ले सकते हैं। तो कह रहा है देन देयर एग्जिस्ट ए लीनियर फंक्शनल, वहां पर एक लीनियर फंक्शनल f ऑन v, एक v के लिए एक लीनियर फंक्शनल जरूर मिलेगा। इसका मतलब समझो क्या है, देयर इज ए लीनियर फंक्शनल f ऑन v, मतलब एक ऐसा f v स्टार में अपने को मिलेगा। लीनियर फंक्शनल f ऑन v, बोले तो लीनियर फंक्शनल किसके लिए बना है, v के लिए, तो लीनियर फंक्शनल v के लिए बनाया तो इसका मतलब f कहीं ना कहीं v स्टार का एलिमेंट है। तो अगर दो डिफरेंट एलिमेंट है v के अंदर
तो एक ऐसा एग्जिस्ट करेगा लीनियर फंक्शनल वी स्टार में सच दैट कि जो अपना एफ ऑफ वी है वो नॉट इक्वल होगा किसके, एफ ऑफ वी डैश के। अपन यहाँ पर V1 V2 के केस से भी समझ सकते हैं। तो ये रिजल्ट नंबर 4 भी अपने को याद रखना है। तो कुल मिलाकर ये 4 रिजल्ट्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट अपने आप में एक क्वेश्चन से एग्जाम में आ सकता है ना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है बाई ड्यूल और डबल ड्यूल। देखिए बाई ड्यूल डबल ड्यूल बहुत सिंपल चीज है। अगर अपने को ड्यूल स्पेस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बाई ड्यूल डबल ड्यूल बहुत सिंपल है। क्या कह रहा है, देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि अगर अपने पास, अपन ने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि वी स्टार जो होता है वो क्या होता है, ड्यूल स्पेस होता है। किसका होता है ड्यूल स्पेस भैया, वी का होता है। और अपन ने देखा था वी स्टार यानी कि डबल, अपन ने देखा था वी स्टार यानी कि ड्यूल स्पेस एक वेक्टर स्पेस ही होता है। तो जब इस वेक्टर स्पेस के लिए ये ड्यूल स्पेस बना है और मैं कह रहा हूं ये खुद एक वेक्टर स्पेस है, बोले तो वी स्टार खुद एक वेक्टर स्पेस है। तो जब ये वेक्टर स्पेस है तो इसके लिए भी तो एक ड्यूल स्पेस बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। जिस प्रकार इस वेक्टर स्पेस वी के लिए जितने भी लीनियर फंक्शन का कलेक्शन था उसको अपन ने ड्यूल स्पेस वी स्टार का नाम दिया। अब ये वी स्टार खुद एक वेक्टर स्पेस है, मतलब ये वाली कहानी है। तो जब ये खुद एक वेक्टर स्पेस है तो इसके लिए भी जो लीनियर फंक्शन का कलेक्शन आएगा तो वो भी एक ड्यूल स्पेस बनाएगा। तो जो इस वेक्टर स्पेस के लिए ड्यूल स्पेस बनेगा उसको नाम देंगे वी डबल स्टार, बोले तो डबल ड्यूल, बोले तो डबल ड्यूल, बोले तो डबल ड्यूल या सेकंड ड्यूल या बाई ड्यूल बोलते हैं इसको। तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आपस में कनेक्टेड है। वी का ड्यूल स्पेस वी स्टार का ड्यूल स्पेस वी डबल स्टार, और इसको कहते हैं डबल ड्यूल। और थोड़ी देर पहले मैंने एक बात आपको बताई थी कि जो वी स्टार होता है वो वी स्टार कहीं ना कहीं कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल होता है। तो ये वी स्टार जो है सभी लीनियर फंक्शन का कलेक्शन है। इसी प्रकार वी डबल स्टार भी कहीं ना कहीं सभी लीनियर फंक्शन का कलेक्शन है। तो ये भी अपना एक वेक्टर स्पेस ही बनाता है। डबल ड्यूल भी क्या होता है, एक वेक्टर स्पेस ही बनाता है। ये भी अपना कहीं ना कहीं एक वेक्टर स्पेस ही बनाता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, देखो इस डेफिनेशन में काम आने वाले हैं। अभी देखो उनका इस्तेमाल करते हैं अपन। क्या कह रहा है, देखिए डेफिनेशन को पढ़ते हैं। कह रहा है वी नो दैट एवरी वेक्टर स्पेस वी हैज ड्यूल स्पेस वी स्टार विच इज ए वेक्टर स्पेस। जी हाँ, बिल्कुल वेक्टर स्पेस होता है। तो कंसिस्टिंग ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल ऑन वी, तो वी के सभी लीनियर फंक्शनल को कंसिस्ट करता है। अब क्योंकि वी स्टार एक वेक्टर स्पेस बन चुका है, नाउ वी स्टार बीइंग ए वेक्टर स्पेस, जब ये वेक्टर स्पेस बन चुका है तो इसके पास भी विल आल्सो हैव ए ड्यूल स्पेस। तो इसके पास भी एक ड्यूल स्पेस होगा जिसको वी डबल स्टार से डिनोट करेंगे। मतलब वी का ड्यूल स्पेस वी स्टार, और वी स्टार एक वेक्टर स्पेस तो वी स्टार का ड्यूल स्पेस वी डबल स्टार। और वी डबल स्टार में क्या होंगे, जिस प्रकार वी स्टार में क्या होता है, लीनियर फंक्शनल वी के होते हैं, तो उसी प्रकार वी डबल स्टार में कंसिस्टिंग ऑफ लीनियर फंक्शनल ऑन वी स्टार, तो ये वी स्टार का लीनियर फंक्शनल कंसिस्ट करेगा। दिस ड्यूल स्पेस ऑफ वी स्टार, मतलब जो वी स्टार का ड्यूल स्पेस है उसको कहते हैं बाई ड्यूल और डबल ड्यूल स्पेस, और सेकंड ड्यूल स्पेस भी कह देते हैं ऑफ वी। अगर वी का कह रहे हैं तो सेकंड बोलना पड़ेगा, अगर वी का कह रहे हैं तो सेकंड बोलेंगे। मतलब वी डबल स्टार वी के लिए सेकंड डबल ड्यूल है, जबकि वी स्टार वी के लिए ड्यूल स्पेस है। ये चीज समझनी है आपको। मतलब वी स्टार तो ड्यूल स्पेस वी का है, तो वी डबल स्टार डबल ड्यूल किसका है, वी का, जबकि वी स्टार ड्यूल स्पेस है वी का, वी डबल स्टार ड्यूल स्पेस है वी का। तो अपन यू भी कह सकते हैं कि वी डबल स्टार ड्यूल स्पेस ऑफ वी स्टार। देखो समझो इस बात को, वी स्टार ड्यूल स्पेस, वी स्टार ड्यूल स्पेस किसका, वी का। तो वी डबल स्टार ड्यूल स्पेस किसका, वी स्टार का। मतलब इसका ड्यूल स्पेस वी स्टार और वी स्टार का ड्यूल स्पेस वी डबल स्टार। तो इसका मतलब वी डबल जो स्टार है ना वो डबल ड्यूल है, डबल ड्यूल किसका, वी का। तो मतलब ये डबल ड्यूल वी का है, ये ड्यूल स्पेस वी स्टार का है, और ये ड्यूल स्पेस वी का है। ऐसे चीजों को अपने को समझना है ना। एंड इज डिनोटेड बाय वी डबल स्टार, इसको डिनोट करते हैं। अब देखिए यहां पे एक नोट यहां पर बताई गई है कि इफ
वी नोट बताया गया है, इफ वी एफ बी ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, अगर वी एफ कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो जो डायमेंशन होती है ना वी की, वो डायमेंशन ऑफ वी स्टार होता है। थोड़ी देर पहले अपन ने इसके बारे में डिस्कस भी किया था, और यहां से अपन एक रिजल्ट भी निकाला था कि वी जो है वो आइसोमॉर्फिक है वी स्टार के साथ। अब यहां पर देखो, जितनी डायमेंशन इसकी होगी, सपोज करो इसकी डायमेंशन n है, तो इसकी डायमेंशन भी n ही होगी। अब इसके लीनियर फंक्शनल से वी स्टार बन जाता है, वी के लीनियर फंक्शनल से वी स्टार बन जाता है, तो वी स्टार के लीनियर फंक्शनल से वी डबल स्टार बन जाता है। तो जब इसकी डायमेंशन n है तो इसकी डायमेंशन भी n ही होगी, मतलब तीनों की डायमेंशन बराबर रहने वाले। ये बात तो पक्का रिजल्ट है। जब ये दोनों की डायमेंशन बराबर तो दोनों आइसोमॉर्फिक, इसी प्रकार इन दोनों की डायमेंशन बराबर, तो इसका मतलब अपन ये भी कह सकते हैं कि वी स्टार है वो आइसोमॉर्फिक है वी डबल स्टार के साथ। और जब ये इसके साथ आइसोमॉर्फिक है और ये इसके साथ आइसोमॉर्फिक है तो इनका भी कनेक्शन बनता है दोस्त। इसका मतलब दिस इंप्लाइज वी आइसोमॉर्फिक टू वी डबल स्टार। तो ये रिजल्ट अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये नोट एक तरीके से क्वेश्चन बन के आ सकता है, इसको अपने को नोट करके चलना है। समझ पा रहे हैं? चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में चलते हैं। नेक्स्ट अपना एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पर आता है एनिहिलेटर्स। एनिहिलेटर्स बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट कुछ बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये कहता है आपने जो अभी वी स्टार ड्यूल स्पेस डिफाइंड किया है ना, ड्यूल स्पेस जो डिफाइंड किया है, ड्यूल स्पेस बोले तो कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल ऑन वेक्टर स्पेस वी, इसके अंदर लीनियर फंक्शन का कलेक्शन है। अब अनिहिलेटर बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट कहता है। अनिहिलेटर कहता है भैया मुझे तो इस वी स्टार के अंदर बहुत सारे लीनियर फंक्शनल है, मुझे सारे नहीं चाहिए। तो कह रहा है मुझे तो वो लीनियर फंक्शनल चाहिए। अगर मैं एनिहिलेटर, सपोज करो वी एक वेक्टर स्पेस है और W एक सब स्पेस है, बोले तो W एक सबसेट है वी का, तो अगर मैं एनिहिलेटर डिफाइन कर रहा हूं W के लिए, तो एनिहिलेटर और W, एनिहिलेटर ऑफ W ये कहता है, एनिहिलेटर ऑफ W ये कहता है कि भैया मुझे तो वी स्टार के अंदर से वो लीनियर फंक्शनल दे दो, मुझे इसके अंदर बहुत सारे लीनियर फंक्शनल का कलेक्शन है। तो कह रहा है मुझे तो वो सारे लीनियर फंक्शनल दे दो जो इस W के एलिमेंट के लिए इमेज 0 देते हैं। बोले तो एफ W बिलोंग्स टू 0 फॉर ऑल W बिलोंग्स टू कैपिटल W। कहने का मतलब कह रहा है कि इस वी स्टार में बहुत सारे लीनियर फंक्शनल है। सपोज करो मैंने F1 निकाल लिया और F1 W 0 दे रहा है, तो ये F1 कहां चला जाएगा? एनिहिलेटर और W में चला जाएगा। सपोज करो F2 W 0 दे रहा है फॉर ऑल W बिलोंग्स टू W, तो ये F2 कहां चला जाएगा? एनिहिलेटर में चला जाएगा। मतलब कि इस वी स्टार से वो लीनियर फंक्शनल निकाल लेंगे जो इस कंडीशंस को पूरा कर रहे हैं। तो जो जो चले जाएंगे वो सारा कलेक्शन एनिहिलेटर के अंदर चला जाएगा, वो सारा कलेक्शन एनिहिलेटर और W बन जाएगा। तो यहां पे समझने वाली बात क्या है दोस्त, आपको एक इस चीज को देखिए, इस एनिहिलेटर के कॉन्सेप्ट को एक बार पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको एक पुराना कॉन्सेप्ट है वेक्टर स्पेस में अपने पढ़ा था, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में अपने पढ़ा था कि कर्नल ऑफ टी, जिसको नल स्पेस भी कहते थे, मैं उसके साथ कनेक्ट कराऊंगा तो आप तुरंत समझ में आ जाएगा भी कहानी क्या है। पहले इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, और फिलहाल मैंने चीजें जो बताई है वो कह रहा है इफ वी स्टार एक सबसेट है, सॉरी W इज ए सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस VF, अगर W कोई सबसेट है वेक्टर स्पेस VF का, देन एनिहिलेटर ऑफ W, मतलब W का एनिहिलेटर बनाएंगे जो सबसेट है V का, उसको डिनोट तो करेंगे भैया इस तरीके से AW, मतलब W का एनिहिलेटर। इट्स अ सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल, ये कह रहा है V के लिए जो भी लीनियर फंक्शनल बने ना उनका कलेक्शन है ये, उनका सेट है ये। लेकिन ऐसे ही नहीं है, कुछ शर्त है। शर्त क्या है? सच दैट FW इज इक्वल टू 0, मतलब जो जितने भी W से एलिमेंट आ रहा है उन सब की इमेज 0 आनी चाहिए इस लीनियर फंक्शनल F के लिए। एंड दैट इज AW क्या है? AW एक सेट है जिसमें एक एलिमेंट F है। F क्या है? लीनियर फंक्शनल। किससे आया? वी स्टार से आएगा भाई, वी स्टार में सारे लीनियर फंक्शनल ही होते हैं। तो कह रहा है जो भी F यहां पर आएगा इस सेट के अंदर, वो FW 0 ये वाली कंडीशन पूरी करेगा सभी W के लिए। इस चीज को मैं देखिए पुराने कॉन्सेप्ट से रिलेट कराता हूं। अपन ने वेक्टर स्पेस में, जैसे अपने पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट में U से V, अपन ने एक कंसेप्ट पढ़ा था कर्नल T, जिसको नल स्पेस भी कहते थे। तो कर्नल T क्या कहता था भाई? कर्नल T कहता था मैं अपने अंदर, अपने सेट में, अपनी कलेक्शन में एक एलिमेंट U ले रहा हूं। ये U एलिमेंट किसका है? इस वेक्टर स्पेस U का। तो कह रहा है मैं इस वेक्टर स्पेस U से वो सारे एलिमेंट लूंगा
सच दैट टी यू that is such that tu is equal to 0 for all u belongs to u, for all u belongs to, ये u है कहीं आपको v दिखे, for all u belongs to u। तो कह रहा है कि कर्नल टी क्या कहता था, वो कहता था कि मैं इस वेक्टर स्पेस से वो सारे एलिमेंट लूंगा जिनकी इमेज 0 आ जाएंगी सभी u belongs to u के लिए। ये कॉन्सेप्ट कर्नल का था। अब कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट एनिहिलेटर से कनेक्ट हो रहा है। एनिहिलेटर क्या कह रहा है भाई, अगर मुझे W का एनिहिलेटर बनना है ना, तो मैं V स्टार से वो सारे एलिमेंट उठा लूंगा जो W के प्रत्येक एलिमेंट के लिए इमेज 0 देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है अपना। तो एक बात यहां से एक नोटिस करी अपन ने, एक बात अपन ने यहां से नोटिस करी, क्या नोटिस करी कि भाई एनिहिलेटर और W है ना, उसमें F आ रहा है और F किसका एलिमेंट है, V स्टार का। तो जाहिर सी बात है V स्टार में तो बहुत सारे लीनियर फंक्शनल है, तो V स्टार के वो सारे लीनियर फंक्शनल इस एनिहिलेटर ऑफ W में आएंगे जो इस कंडीशन को पूरा करेंगे। तो कहीं ना कहीं इससे एक नतीजा निकलता है क्या, कि जो AW है, बोले तो एनिहिलेटर ऑफ W है, इसमें क्या है, वो सारे लीनियर फंक्शनल है V स्टार के जो इस कंडीशन को पूरा कर रहे हैं। तो मतलब V स्टार में तो बहुत सारे लीनियर फंक्शनल है, तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे इस कंडीशन को पूरा करें, जो जो करेंगे वो इस AW में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं AW जो है वो सबसेट हो गया V स्टार का, AW जो है वो सबसेट हो गया V स्टार का। इसका अर्थ यही निकलता है, इस डेफिनेशन से यही मतलब निकलता है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा और इस चीज को भी आप नोट करके चलेंगे, आगे काम आ सकता है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं यहां पर जो आपके काम आ सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इफ W इज इक्वल टू जीरो स्पेस, ये क्या है, सिंगलटन सेट जीरो, इसको बोलते हैं जीरो स्पेस, इसको बोलते हैं जीरो स्पेस, और इसको नल स्पेस भी बोल दिया जाता है। तो कह रहा है कि AW V स्टार होगा, अच्छा जी, और कह रहा है अगर W अगर V हो जाए, दैट इज द इंटायर स्पेस, देन AV क्या हो जाएगा, एक जीरो, एक वो सेट आएगा जिसके अंदर और केवल क्या आएगी, एक जीरो ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। ये जीरो नहीं है, ये O है, O बोले तो जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे भाई, AW में क्या होता है, आप पीछे पढ़कर आए हैं, अपन पीछे क्या पढ़कर आए हैं, AW के अंदर वो सारे एलिमेंट होते हैं जो कहीं ना कहीं लीनियर फंक्शनल के फॉर्म में होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जीरो ट्रांसफॉर्मेशन AV है, क्योंकि अपने W को V के बराबर ले रखा है ना, तो मतलब अपन ने ये कहना चाह रहा है कि AW बराबर AV दैट्स इक्वल टू सिंगलटन O क्या है, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। भाई सीधी सी बात है, AW में तो लीनियर फंक्शनल आएंगे, AW में क्या आएंगे, लीनियर फंक्शनल, और वो सारे लीनियर फंक्शनल आएंगे जिनकी इमेजेस जीरो एलिमेंट्स होती है। और अपने को पता है जीरो ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है, ये जीरो ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है V से F के लिए, ये प्रत्येक एलिमेंट अगर आप इस पे लगाएंगे, कोई भी एलिमेंट आप इस पे लगाओगे तो उसकी इमेज जीरो आएगी फॉर ऑल U बिलोंग्स टू V। मतलब इस V से कोई भी एलिमेंट आप लोगे, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन ये कहती है, कोई भी एलिमेंट आपने इस V वेक्टर स्पेस से ले लिया, तो O यहां पर T की जगह मैंने O दिखाया, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए O दिखाते हैं, तो OV U दैट्स इक्वल टू जीरो होगा फॉर ऑल, चाहे U कुछ भी हो, इससे जीरो ही इमेज आएगी। तो मतलब AV में सिर्फ और सिर्फ जीरो ट्रांसफॉर्मेशन ही आएगी। इस चीज को मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, पहले पॉइंट नंबर 1 पर आते हैं, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। क्यों कनेक्टेड है, देखो अपन ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था वेक्टर स्पेस में कि एवरी वेक्टर स्पेस इज ए सब स्पेस ऑफ इटसेल्फ, खुद का सब स्पेस तो होता ही है, साथ के साथ जो एक जीरो स्पेस होता है ये ऑलवेज सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस, ये दोनों के दोनों सब स्पेस होते हैं, इनको इम्प्रॉपर सब स्पेस भी कहा जाता है। तो कंडीशन ये निकल कर आ रही है कि अपन ने अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना AW, यानी कि एनिहिलेटर का, वो तो ये कह रहा है भाई मेरे अंदर लीनियर फंक्शनल आएंगे। तो अब शर्त ये निकल के आई अपने सामने, 2 पॉइंट आ गए। पहला पॉइंट तो ये कि A जीरो क्या होगा, बोले तो A ये लीजिए, मतलब यहां पर W है ना, इस W जहां पर मैंने क्या इस्तेमाल कर लिया, ये, और सेकंड पॉइंट पर मैं इस्तेमाल करूंगा W की जगह पर ये V। समझ पा रहे हैं आप, मतलब मैंने इस W की जगह पर पहले ये रखकर देखा क्या आएगा, अभी पता लग जाएगा। फिर मैंने इस W की जगह पर ये V रखकर देखा, ये दोनों, क्योंकि ये दोनों सब स्पेस हैं V के। तो अब क्या रिजल्ट निकलेगा, देखिए पहले इसकी बात करते हैं। ये क्या कह रहा है कि एनिहिलेटर, किसका एनिहिलेटर, इस सेट का, ये सबसेट है V का,
और इसमें केवल एक ही एलिमेंट है 0। अपन ने थोड़ी देर पहले एक रिजल्ट देखा था कि भाई ए डब्ल्यू जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आएंगे, लीनियर फंक्शनल आएंगे वी स्टार के। अब इस डेफिनेशन को अगर देखें तो अगर हम इस सबसेट का सिंगलटन सेट 0 का इस सिंगलटन सेट 0 के लिए एनिहिलेटर निकाले तो कौन कौन आएंगे। अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था कि चाहे F1 बिलोंग करे वी स्टार में, चाहे F2 बिलोंग करे वी स्टार में, चाहे F3 बिलोंग करे वी स्टार में, 0 एलिमेंट की इमेज 0 ही आती है। मतलब कि F1 की 0 अगर है तो वो 0 ही देगा, मतलब F2 0 है तो वो 0 ही देगा, कुछ और नहीं देगा। क्यों? पर डेफिनेशन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, उसको फॉलो कर रहे हैं। टी अगर u से v है तो t0 इज इक्वल टू 0। ये u कहां से आता है, ये 0 इस u से आता है, ये 0 इस v से आता है। तो मतलब अगर इस सेट में केवल एलिमेंट एक 0 ही है, फिर चाहे आप v स्टार से F1 लो तो भी 0 आएगा, चाहे आप v स्टार से F2 लो तो भी 0 आएगा, चाहे v स्टार से F3 लो तो भी 0 आएगा। बोले तो अगर इस सेट में केवल और केवल 0 ही एलिमेंट है तो F1 भी 0 देगा। तो F1 कहां चले जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा, क्योंकि इसके अंदर तो वही है एनिहिलेटेड W में वही एलिमेंट आएंगे, वही लीनियर फंक्शनल आएंगे जो इमेज 0 दे रहे हैं बाय डेफिनेशन ऑफ एनिहिलेटर ऑफ W। तो इस सिंगलटन सेट 0 के लिए F1 भी 0 देगा, तो मतलब ये F1 कहां चला जाएगा, AW में चला जाएगा। F2 भी 0 ही देगा क्योंकि डेफिनेशन है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, तो F2 भी इसमें चला जाएगा। इसी प्रकार F3 भी 0 ही देगा दोस्त, F3 0 भी 0 ही देगा, तो F3 भी चला जाएगा। तो कहने का मतलब जितनी भी लीनियर फंक्शनल होगी V स्टार की वो सारी की सारी AW में चली जाएगी। कब? जब W अपना सिंगलटन सेट 0 होगा। तो मतलब जब F1 भी आ जाएगा, F2 भी आ जाएगा, F3 भी, जब सारे ही आ जाएंगे तो मतलब जब सारा ही आ गया तो मतलब पूरा V स्टार ही आ गया। तो मतलब ए एनिहिलेटर ऑफ सिंगलटन सेट 0, बोले तो एनिहिलेटर ऑफ 0 स्पेस इज ड्यूल स्पेस, V स्टार ही होगा, सारे के सारे आ जाएंगे इसमें, क्योंकि इस डेफिनेशन को फॉलो करके सारे F1 F2 F3 F4 जितने भी होंगे सब 0 देंगे। और एनिहिलेटर कहता है मैं तो भैया वही लीनियर फंक्शनल लूंगा जो इमेज 0 देंगे। जब सारे ही देंगे सिंगलटन सेट 0 के लिए तो सारे आ जाएंगे, मतलब ये पूरा V स्टार ही हो जाएगा। अब पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं। जब W ये था तो अपन ने ये रिजल्ट निकाल लिया। जब W की जगह पर अपन ने V रख लेते हैं, मतलब जब W खुद कह रहा है कि मैं खुद वेक्टर स्पेस V ही हूं, तो क्या होगा। तो अपन ने कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन क्या है एनिहिलेटर की, एनिहिलेटर कहता है मैं अपने अंदर तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लूंगा, वो लीनियर फंक्शनल लूंगा जो इमेज 0 देगा। और अपने को पता है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट में केवल और केवल 0 ट्रांसफॉर्मेशन ही एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो सभी एलिमेंट्स की इमेज 0 देता है। देखो अब काम आएगी वो डेफिनेशन 0 ट्रांसफॉर्मेशन, जो मैंने आपको 0 ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ना, वो छोटे छोटे जो पॉइंट्स पढ़ाए थे वो कितने काम आते हैं। देखो यहां पर वो काम आएगा, यहां पर वो दोस्त काम आएगा। कैसे काम आएगा, देखो मैंने एक 0 ट्रांसफॉर्मेशन को अपन O से डिनोट करते हैं। अगर 0 ट्रांसफॉर्मेशन अपनी वेक्टर स्पेस V से एक फील्ड F की तरफ है तो O यहां पर T की जगह O दिखाया जाता है। इस वेक्टर स्पेस V से कोई भी एलिमेंट ले लो, सपोज करो अपन ने ले लिया V, तो कोई भी एलिमेंट आएगा यहां से, U आए, V आए, W आए, V1 V2 V3 कुछ भी आए, उन सब की इमेज 0 आएगी। डेफिनेशन है किसकी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, दैट इज 0 ट्रांसफॉर्मेशन। 0 ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन है ये, फॉर ऑल V बिलोंग्स टू V। ये सभी V जो एलिमेंट आएंगे उनके लिए है, ये सभी V की बात कर रहा हूं मैं, समझ पा रहे हैं। तो मतलब एनिहिलेटर क्या कहता है, एनिहिलेटर तो कहता है भैया, एनिहिलेटर W क्या कहता है, मेरे अंदर तो वो सारे लीनियर फंक्शनल आएंगे जो इमेज 0 देते हैं सभी के लिए। तो जब यहां पर W की जगह V रखा जाएगा तो इस V के प्रत्येक एलिमेंट के लिए 0 इमेज सिर्फ और सिर्फ एक 0 ट्रांसफॉर्मेशन ही दे रहा है, देखो सभी V के लिए। तो मतलब यहां पर अपने को सभी एलिमेंट्स की इमेज 0 चाहिए, तो इस एनिहिलेटर ऑफ V में, बोले तो एनिहिलेटर ऑफ W की जगह पर V इस्तेमाल किया है, तो इसमें कौन सा लीनियर फंक्शनल आएगा भाई, ये क्या होता है, एक कलेक्शन ही तो होता है लीनियर फंक्शनल का, वो लीनियर फंक्शनल जो इमेज 0 दे रहे हैं। तो केवल 0 ट्रांसफॉर्मेशन ही देगा सभी एलिमेंट्स के लिए 0 इमेज, तो इसमें केवल और केवल O, ये क्या है, 0 ट्रांसफॉर्मेशन। तो मतलब जब W की जगह V इस्तेमाल करेंगे तो V के लिए
जितने भी लीनियर फंक्शनल बनेंगे उन सब लीनियर फंक्शनल में केवल और केवल जो जीरो फंक्शनल है ना, जीरो लीनियर फंक्शनल है, वो ही इमेज जीरो देता है सभी एलिमेंट्स के लिए, और बाकी सारे लीनियर फंक्शनल नहीं देंगे सभी एलिमेंट्स के लिए। जीरो लीनियर फंक्शनल श्योर है कि भाई ये देता ही देता है। तो इसके अंदर केवल और केवल एक ही एलिमेंट आएगा, बोले तो एक ही लीनियर फंक्शनल आएगा, वो कौन है? ओ, बोले तो जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। उम्मीद करता हूं ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। तो आपको याद रख लेना है, जब भी W की जगह पर सिंगलटन है जीरो बोले तो जीरो स्पेस रखेंगे तो खुद V स्टार ही बन जाएगा, और जब भी W जगह खुद वेक्टर स्पेस V ही रख लेंगे तो केवल एक ही लीनियर फंक्शनल आएगा, वो जीरो है, दैट इज सिंगलटन सेट O, बोले तो जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जीरो लीनियर फंक्शनल। उम्मीद करता हूं कि दोनों पॉइंट्स क्लियर होंगे आपको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखना है, आगे काम आ सकते हैं। इफ W इज ए सबसेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस V, अगर W कोई सबसेट है वेक्टर स्पेस VF का, देन AW इज सबस्पेस ऑफ V स्टार। ये रिजल्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया ही है भाई। AW क्या है? एनिहिलेटर ऑफ W। इसमें क्या होता है? इसमें वो सारे लीनियर फंक्शनल आते हैं जो इमेज जीरो देते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं इसमें लीनियर फंक्शनल का कलेक्शन ही होता है, लेकिन वो सारे लीनियर फंक्शनल होते हैं V स्टार के जो इमेज जीरो दे रहे हैं। तो इसका मतलब मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, AW क्या होता है? सबसेट होता है किसका? V स्टार का। अब देखो, इफ VF, सेकंड पॉइंट, इफ VF फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एंड लेट W बी ए सब स्पेस ऑफ V, तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि डायमेंशन ऑफ AW, एनिहिलेटर की डायमेंशन प्लस डायमेंशन ऑफ W दैट्स इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। ये रिजल्ट आपको याद रख लेना है। मतलब V की जो डायमेंशन है ना, V की जो डायमेंशन है वो डायमेंशन ऑफ सब स्पेस W यानी सबसेट डायमेंशन W की जो सबसेट W उसकी डायमेंशन प्लस डायमेंशन ऑफ एनिहिलेटर और W, इन दोनों की डायमेंशन के जोड़ के बराबर होगी। तो ये 2 नंबर पॉइंट आपको अच्छे से नोट कर लेना है दोस्त, है ना कहीं आपके काम आने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अपना कॉन्सेप्ट आता है एनिहिलेटर ऑफ एन एनिहिलेटर। मतलब वापस वही प्रोसेस पे चलना है। अपन क्या करते हैं दोस्त, एक लीनियर फंक्शनल डिफाइन करते हैं। सपोज करो F एक लीनियर फंक्शनल अपना V से F की तरफ, और इस वेक्टर स्पेस V के लिए जितने भी कलेक्शंस बनाते हैं लीनियर फंक्शनल का, वो अपना ड्यूल स्पेस बन जाता है। बोले तो V स्टार क्या बन जाता है? ड्यूल स्पेस, बोले तो V स्टार। अब मैंने क्या कहा थोड़ी देर पहले, एनिहिलेटर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। एनिहिलेटर ऑफ W अगर सबसेट है V का, तो वो सारे लीनियर फंक्शनल जिनकी इमेज जीरो है वो कहां चले जाएंगे? AW में चले जाएंगे, बोले तो एनिहिलेटर ऑफ W में चले जाएंगे। अब एनिहिलेटर ऑफ W करेंगे तो एनिहिलेटर जो आया उसका फिर से एनिहिलेटर लेंगे, एनिहिलेटर जो आया उसका फिर से एनिहिलेटर लेंगे, तो वापस घुमा फिरा के अपन वापस उसी वेक्टर स्पेस V की तरफ आ गए हैं, उसी वेक्टर स्पेस V की तरफ आ गए हैं। पहले एक W सबसेट है V का, उसका एनिहिलेटर निकाला, फिर उस एनिहिलेटर का फिर से एक एनिहिलेटर निकालेंगे। तो W में एलिमेंट कहां से आ रहे हैं? W एक्चुअल में W के जो एलिमेंट्स है वो V के एलिमेंट है। तो जब एनिहिलेटर W का फिर से एलिमेंटर निकालेंगे तो इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो कहीं ना कहीं V के ही आएंगे। अभी डेफिनेशन को पढ़ते हैं फिर क्लियर हो जाएगा आपको। देखो कैसे। लेट W बी ए सबसेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस VF, W कोई सबसेट है वेक्टर स्पेस VF का, देन AW क्या है? सबस्पेस ऑफ V स्टार, क्योंकि इसमें V स्टार के एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि इसमें V स्टार का सबसेट होता है। थोड़ी देर पहले तो अपन ने पढ़ा है कि एनिहिलेटर ऑफ W सबसेट ऑफ V स्टार ड्यूल स्पेस का, तो मतलब कहीं ना कहीं ये भी एक वेक्टर स्पेस बनाता है, इसलिए इसको सब स्पेस कहा जा रहा है। एंड एनिहिलेटर ऑफ एन एनिहिलेटर, एनिहिलेटर का फिर से एनिहिलेटर निकालेंगे, डिनोटेड बाय दिस वे, एनिहिलेटर ऑफ W फिर उसका एनिहिलेटर, तो इसको इस प्रकार डिनोट करेंगे। एंड इट डिफाइंड है, इसको किस प्रकार से डिफाइंड करते हैं दोस्त? एंड इट इज डिफाइंड है एनिहिलेटर ऑफ एन एनिहिलेटर W, इसमें वो एलिमेंट आएंगे V के, मैंने बोला था कहीं ना कहीं वापस V में चले जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं आ जाएगा, ऐसे वो एलिमेंट नहीं आएंगे जो इस एनिहिलेटर ऑफ W की डेफिनेशंस को पूरा करके यहां पहुंचेंगे। अब अपने को पता है एनिहिलेटर W में वो लीनियर फंक्शनल होते हैं जिनकी इमेज जीरो होती है, तो मतलब W यहां पर है तो वो W को इस कंडीशन को पूरा करेगा, FW इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल W बिलोंग्स टू AW। मतलब वो सारे लीनियर फंक्शनल जो AW में है वो जो इस शर्त को पूरा कर रहे हैं, उन शर्त को पूरा करने वाले ही W इस एनिहिलेटर ऑफ W के अंदर आएंगे। तो कहीं ना कहीं एनिहिलेटर ऑफ एन एनिहिलेटर वापस V के एलिमेंट दिखा रहा है। देखो छोटी सी बात को पकड़ो, एनिहिलेटर ऑफ एनिहिलेटर में क्या आ रहे हैं? V के एलिमेंट आ रहे हैं, और V के वो एलिमेंट आ रहे हैं जो एनिहिलेटर, इस एनिहिलेटर वाली डेफिनेशंस को पूरा कर रहे हैं।
तो इसका मतलब रिजल्ट क्या निकल के आया, मतलब एनहिलेटर ऑफ W कहीं ना कहीं V के एलिमेंट लेकर आ रहा है, तो मतलब ये सबसेट हो गया V का दोस्त। इस डेफिनेशन से ये बात निकल कर आई है। पीछे अपन ने जो डेफिनेशंस पढ़ी थी एनहिलेटर ऑफ W, इसमें क्या थे, वो सारे लीनियर फंक्शनल थे F सच दैट FW इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल W बिलोंग्स टू कैपिटल W, ये डेफिनेशन थी। तो मतलब इसमें सारे लीनियर फंक्शनल थे जो इस कंडीशन को पूरा कर रहे थे। तो मतलब एनिहिलेटर ऑफ W किसका सबसेट था दोस्त, V स्टार का। तो ये V स्टार का सबसेट नंबर 1 रिजल्ट याद रखना है। और एनिहिलेटर का फिर से एनिहिलेटर निकालेंगे तो वो एलिमेंट किसके लेगा, V के। तो ये एक सबसेट हो गया V का। तो ये 2 नंबर रिजल्ट। तो एनिहिलेटर की डेफिनेशन से ये रिजल्ट निकला था, एनिहिलेटर ऑफ एनिहिलेटर की डेफिनेशन से ये रिजल्ट निकल रहा है। तो इन दोनों रिजल्ट्स को आपको नोट कर लेना, डेफिनेशन तुरंत समझ में आ जाएगी आपको। कि पहली बात तो दिमाग में रखनी कि एनिहिलेटर ऑफ W जब निकालते हैं, W एक सबसेट है वेक्टर स्पेस V का, तो एनिहिलेटर ऑफ W में वो सारे लीनियर फंक्शनल आएंगे V स्टार के जो इमेज 0 दे रहे हैं। अब एनिहिलेटर ऑफ W का फिर से एनिहिलेटर निकालेंगे तो वापस हम V वेक्टर स्पेस V की तरफ चले जाएंगे और वेक्टर स्पेस V के वो सारे एलिमेंट लेंगे जो एनिहिलेटर वाली डेफिनेशन को पूरा करके आए हैं। तो वापस कहीं ना कहीं एनिहिलेटर ऑफ एनिहिलेटर W एक सबसेट होता है V का, और ये सबसेट होता है किसका, V स्टार का। तो डेफिनेशंस दोनों को आपको याद रखनी, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। अब इस पर कुछ रिजल्ट बनेंगे जो आपको याद रखने हैं, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन। हालांकि इनके प्रूफ भी होते हैं, थ्योरम्स हैं सारी की सारी, लेकिन अभी फिलहाल अपन थ्योरम्स के प्रूफ में इंटरेस्टेड नहीं है। एग्जाम में आपसे प्रूफ नहीं पूछा जाएगा मेरे दोस्त, आपसे ये स्टेटमेंट ही क्वेश्चन बनकर आएंगी, ट्रू फॉल्स बनकर आ जाएगा। स्टेटमेंट लिखी आएगी, पूछेगा कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है, करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। तो ये सब की सब एक तरीके से थ्योरम्स हैं, इनके प्रूफ अपन नहीं करेंगे, अभी ज़्यादा समय कंज्यूम होता है इसमें, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। फिलहाल हम इनको एज ए रिजल्ट नोट करेंगे और तुरंत याद भी हो जाएगा आपको। देखिए कैसे कह रहा है कि इफ W इज ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एंड W भी ए सब स्पेस ऑफ V, अगर W क्या है, सब स्पेस है V के, तो कह रहा है एनिहिलेटर ऑफ W इज इक्वल टू W। वापस वहीं आ जाएंगे दोस्त। तो मैंने डेफिनेशन क्या बताई है, मैंने डेफिनेशन बताई है आपको, क्या डेफिनेशन बताई, देखो पीछे, एनिहिलेटर ऑफ W में W एलिमेंट है, क्या है, W एलिमेंट, और W किसका है, V का। अब थोड़ा दिमाग लगाएं, ये जो डेफिनेशन अपन ने पढ़ी थी एनिहिलेटर ऑफ W, एनिहिलेटर ऑफ W, ये क्या कह रहा था, भैया मैं तो वो लीनियर फंक्शनल F लूंगा सच दैट FW इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल W बिलोंग्स टू W। तो कहने का मतलब इस लीनियर फंक्शनल F के लिए ये सारे W किसके एलिमेंट है, W के, सबसेट W के। तो मतलब इस डेफिनेशन में जो W यहां बैठा हुआ है वो W कहां से आया है, इस W से आया है, एनिहिलेटर ऑफ W की डेफिनेशन पूरा करके। मतलब यहां पर FW में AW में बिलोंग कर रहा है, अगर FAW में बिलोंग कर रहा है तो ये तभी करेगा, FAW में तभी बिलोंग करेगा जब W कहां से आया, W से। तो मतलब ये जो W दिख रहा है वो W कुछ और नहीं, सबसेट W का ही एलिमेंट है। मतलब इस V के अंदर जो भी W यहां आ रहे हैं वो इस कैपिटल W से तो आ ही रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये कंडीशन पूरी हो रही है डेफिनेशन के अंदर। क्योंकि F तो तभी आएगा ना AW में जब वो सभी W बिलोंग्स टू W के लिए ये कंडीशन पूरी करेगा। तो मतलब F आ रहा है इस डेफिनेशन में, तो मतलब ये कंडीशन पूरी करके आया, तो मतलब ये W है ही एलिमेंट W का। मतलब यहां पर जो W बिलोंग्स टू V दिखा रहा है, तो जो भी W यहां पर है वो सबसेट W के एलिमेंट तो है ही है। तो इसलिए एनिहिलेटर ऑफ एनिहिलेटर W कुछ और नहीं, W ही देगा। मतलब जितने भी, मतलब इस कलेक्शन में जो भी एलिमेंट है ना वो सारे के सारे किसके हैं, W के एलिमेंट। तो इस वजह से ये रिजल्ट आपको याद रखना है दोस्तों, याद भी रह जाएगा। मतलब इसके एनिहिलेटर का निकाले, W का एनिहिलेटर निकाले, फिर वापस एनिहिलेटर निकाले, तो हम वहीं आ जाएंगे W के पास ही। समझ में आ रहा है आपको, जैसा अपन पढ़ते थे ना भाई, मैं एक मैट्रिक्स है उसका अपन ने ट्रांसपोज निकाल लिया, फिर अपन वापस उसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे तो वापस A पर ही आ जाएंगे। तो एनिहिलेटर ऑफ W इज इक्वल टू वापस W पर ही आएंगे, ठीक है ना। तो रिजल्ट आपको याद रहेगा। नंबर 2 देखिए, कह रहा है W1 W2 सबसेट है वेक्टर स्पेस V के, अगर 2 सबसेट है वेक्टर स्पेस V के, तो कह रहा है अगर W1 सबसेट है W2 का, तो AW1 बोले तो एनिहिलेटर ऑफ W1 सुपरसेट, ये क्या है, सुपरसेट, सुपरसेट
किसका, AW का, मतलब उल्टा काम हो जाएगा। W1 सबसेट है W2 का, तो अनिहिलेटर ऑफ W1 सुपर सेट ऑफ AW2, मतलब W1 कंटेन्ड इन, ये इसके अंदर कंटेन्ड है, और ये कह रहा है कि AW1 कंटेन्स, ये अपने अंदर कंटेन करेगा, ये तो इसमें जाएगा और ये इसको अपने अंदर लेगा, उल्टा काम होगा। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है, काम आ सकता है। रिजल्ट नंबर 3 पे देखते हैं। कह रहा है अगर V कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F है, इफ W1 एंड W2 सब स्पेस हैं V के, तो कह रहा है अगर W1 W2 बराबर है तो अनिहिलेटर और W1 इक्वल टू W2। बहुत सिंपल रिजल्ट है, तुरंत याद हो जाएगा। अगर भाई सीधी सी बात है, दोनों बराबर हैं तो सेम वाली डेफिनेशंस पूरा करके आएंगे, जो एलिमेंट इसके अंदर होंगे वो सारे एलिमेंट इसके अंदर होंगे। तो जो अनिहिलेटर और W1 के, जो अनिहिलेटर और W1 निकलेगा, जो भी लीनियर फंक्शन लाएंगे वो सारे मैं ये कह रहा हूं कि अगर W1 बिलोंग करता है W1 में, तो दोनों बराबर हैं, तो सीधी सी बात है ये W1 भी बिलोंग कर जाएगा किसमें, W2 में, क्योंकि दोनों बराबर है ना। बोले तो ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, तो W1 W1 में है और W1 W2 में अपने आप चला जाएगा। तो जो डेफिनेशन लगकर अनिहिलेटर ऑफ W1 की, जो डेफिनेशन लगकर जो लीनियर फंक्शनल आएंगे वो सारे के सारे लीनियर फंक्शनल AW2 के अंदर भी चले जाएंगे। तो कहने वाला दोनों को दोनों बराबर हो जाएंगे, ये याद रखना। नंबर 3। नंबर 4 करा अगर V कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, इफ W1 एंड W2 आर सब स्पेस है V के, अगर दो W1 W2 सब स्पेस है V के, तो ये 3 रिजल्ट्स हैं, बड़े काम के रिजल्ट्स हैं। कह रहा है कि अनिहिलेटर ऑफ W1 प्लस W2, मतलब यहां पर प्लस लग रहा है तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अनिहिलेटर ऑफ W1 इंटरसेक्शन अनिहिलेटर ऑफ W2, प्लस है तो डिस्ट्रीब्यूट होकर इंटरसेक्शन में चले जाएंगे। अब देखिए अगर इंटरसेक्शन आ रहा है यहां पर W1 W2, अनिहिलेटर ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 दैट्स इक्वल टू अनिहिलेटर ऑफ W1 प्लस अनिहिलेटर ऑफ W2, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। प्लस है तो इंटरसेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इंटरसेक्शन है तो प्लस में। बहुत सिंपल है, एक बार पढ़ते याद हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों याद करना है। नंबर 3 देखो, यहां पर प्लस के केस में तो इंटरसेक्शन पॉसिबल है, इक्वल टू आ जाएगा, ऑलवेज इक्वल टू, ये तो ऑलवेज होता है, ये तो जनरली क्या सभी रिजल्ट्स के लिए काम करता है, ये तो ऑलवेज होता है। और यहां पर जब प्लस आ रहा है तो यूनियन के केस में नॉट इक्वल जर्नली, बोले तो जर्नली सभी W1 W2 के लिए ये रिजल्ट इक्वल नहीं होते, मतलब जर्नली के केस में अपन ये कहेंगे भाई ये नॉट इक्वल है ना। तो नॉट इक्वल जर्नली का मतलब है कि सभी W1 W2 के लिए इक्वल नहीं होते हैं। तो जर्नली के केस में क्या बनेगा भैया, नॉट इक्वल, जर्नली दे आर नॉट इक्वल, मतलब ये प्लस के केस में यूनियन यहां पर पॉसिबल नहीं है ना। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मैंने आपको डिस्कस